तो चलिए। नहीं, मैं सवाल फिर से कर लेता हूँ एक बार। जी, कीजिए। तो सवाल ये था कि हम जब फ्रेमवर्क पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले उसमें ऑन्टोलॉजी वर्ड का जिक्र है। तो मैं जानना चाह रहा था कि ऑन्टोलॉजी मतलब क्या है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, और ये शब्द हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है, इसको मतलब यहाँ से क्यों शुरू शुरू की होगी, एपी फ्रेमवर्क की शुरुआत यहाँ से कैसे हुई? बिल्कुल ठीक है। मैं आपको अपने खुद के अनुभव और रादर खुद की जो मेरी ट्रेनिंग थी ड्यूरिंग माय पीएचडी प्रोग्राम, हम्म। उस समय के बेसिस पे जो मेरी उस टाइम अंडरस्टैंडिंग है इन वर्ड्स के बारे में, स्पेशली हम्म। ऑन्टोलॉजी एंड द सेकंड वर्ड एपिस्टेमोलॉजी, इन दोनों के बारे में हम डिस्कस बिल्कुल। करते हैं। और इस बिल्कुल। डिस्कशन का इस फ्रेमवर्क के बजाय पहले तो उसकी डेफिनेशन पे पर फोकस करते हैं जो मैं समझता हूँ, और आप हम्म। उसमें आगे उसमें अ, आगे ऐड कीजिए। तो समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि देखिए, हम एक सत्य को आचार्य जी ने भी एक तरह से बांधा है शब्दों के बीच में, हम्म। को पेश किया है। लेकिन आप हम्म। सत्य जो अनिर्वचनीय है, उसका अगर आप शब्दों में ढालने की कोशिश करेंगे, तो अब सोचिए, आप जो निराकार है उसको आप आकार दे रहे हैं, तो हम्म। जाहिर है कि उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत खोट आ जाएगी। हम्म। खोट हम्म। को हटाकर उस निराकार तक वापस पहुंचने की, मैं समझता हूँ हम एक छोटी सी कोशिश करते हैं। जहां हम्म। तक सफल हो, वो ऊपर वाले पर है, वो तो आगे की बात है। अपनी तरफ से कोशिश ईमानदारी से करेंगे, इतनी हम कह सकते हैं। हम्म। हम्म। तो ऑन्टोलॉजी और एपिस्टेमोलॉजी में एकदम बेसिक डेफिनेशन जो है, वो ऑन्टोलॉजी इज व्हाट इज नॉलेज एंड एपिस्टेमोलॉजी इज हाउ यू नो इट। हम्म। तो सिंपल भाषा में अगर कहें तो एपिस्टेमोलॉजी ये होती है मेथोडोलॉजी, रिसर्च हम्म। मेथोडोलॉजी। आपको हम्म। एक बर्निंग क्वेश्चन है हम्म। कि कोविड क्या वाकई संक्रामक है, मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन। हम्म। तो अब कोविड क्या है, संक्रामक क्या है, किस ग्रामर से उसको लिखा गया है, ये सब ऑन्टोलॉजी का हिस्सा है। हम्म। और उसको जब आप एपिस्टेमोलॉजी में जाएंगे तो फिर आप उसको कैसे नापेंगे, हाउ डू यू मेक दिस क्लेम, हाउ डू यू। तो उसमें रिसर्च मेथोडोलॉजी कह लीजिए, एक तरह से आप सर्वे डेटा कलेक्ट करेंगे, आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, आप क्लिनिकल ट्रायल करेंगे, हम्म। और ये सोचने की कोशिश करेंगे, इफ आई नो दिस, हाउ डू आई नो दिस। तो फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव मेरे हिसाब से एपिस्टेमोलॉजी ज्यादा बड़ा सवाल है, ब- मतलब हम्म। ट्रेडिशनल फिलोसॉफिकल टर्म्स में। और ऑन्टोलॉजी इसलिए जरूरी है बिकॉज अगर ऑन्टोलॉजी नहीं होगी तो आप जानेंगे क्या। मतलब जैसे अगर हम्म। आप कह रहे हैं कि हाउ डू यू नो व्हाट यू नो, तो नेचुरली आपका प्रेमिसिस यही है ना कि यू नो समथिंग। हम्म। हम्म। व्हाट यू नो इज ऑन्टोलॉजी। नाउ अगेन, दूसरा इसका तरीका सोचने का जो मेरे हिसाब से ये है कि देखिए, आप पुरानी फिलोसॉफिकल थॉट देखिए। हम्म। सबसे पहले आइए आप अरस्तु के टाइम और उसके पहले। हम्म। तो उस जमाने के जो फिलोसोफर थे, हेराक्लाइटिस और उसके पहले पहले उनका हम्म। स्पिरिचुअल कंपोनेंट हटा दीजिए, तो बहुत सारे हाँ। फिलोसोफर्स थे जिन लोगों ने काफी चीजों की बेसिक, एक तरह से कहा जाए तो एल्गोरिदम जैसे पकड़ा था, जैसे हम्म। पाइथागोरस। हम्म। पाइथागोरस साहब बिल्कुल। ने उन्होंने एल्गोरिदम पकड़ा कि इन दोनों की साइड्स को स्क्वायर कर दो और वो उसके हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर आएगा। या हम्म। किसी ने ये पकड़ा कि ये पाई जो है वो हमेशा पाई की वैल्यू कांस्टेंट होती है, उन्हें कितने भी सर्कल बनाए। तो वो आप समझ लीजिए कि वो एक तरह से ऑन्टोलॉजिकल क्लेम्स थे। हम्म। हम्म। तो हम्म। ऑन्टोलॉजिकल क्लेम आप ऐसे कहिए कि भाई हम ये कह रहे हैं कि ये सत्य है, जैसे ब्रह्म हम्म। एक है, तो मान लीजिए, तो वो एक हम्म। ऑन्टोलॉजिकल क्लेम हो गया। तीसरी तरीके से अगर इसको कहा जाए, तो एक तरह से ऑन्टोलॉजी इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज अ कैटेगराइजेशन और क्लासिफिकेशन। हम्म। जैसे अगर पुराने जमाने के जो थे तो उन्होंने कहा था भाई जैसे ह्यूमंस हैं, तो उसमें वो जिनकी स्पाइनल कॉर्ड होती है वो कॉर्डेटा क्लास के आते हैं। मैमल्स हैं, रेप्टिलियंस हैं, ये जो क्लासिफिकेशंस है, साइंस में आप उनको ऑन्टोलॉजी बोल सकते हैं। तो तो ऑन्टोलॉजी, क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन मतलब जो हमको दिखाई दे रहा है उसका।
क्लासिफिकेशन मतलब देखिए, जो मेरे जो मेरी समझ है उसके हिसाब से ऑन्टोलॉजी एक तरह से एक इस्टेब्लिश करती है किसी क्लेम को, और हम्म। उसको एक तरह से आप कि आई एम मेकिंग माई फर्स्ट क्लेम। जैसे पाइथागोरस हम्म। ने कहा कि ये ऐसा होता है, अब बात खत्म हम्म। हो गई, उसने उसने कहकर छोड़ दिया। अब आप उसको हम्म। प्रूव कीजिए, डिसप्रूव कीजिए, किसी ने कहा सत्य है। तो ये सारे जो इस तरह के जो क्लेम्स हैं फंडामेंटल की ये है, हम्म। वो ऑन्टोलॉजी में आते हैं। तो उसमें क्लासिफिकेशन भी है इस तरह से। जैसे कि किसी ने कहा कि भाई हमने जीव जंतु पढ़े, तो उन्होंने कहा भाई कुछ हम्म। ऐसे वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, कुछ वार्म ब्लड नहीं होते हैं, कॉकरोचेस हैं और उनमें उनमें गर्म खून हमारी तरह होते ही नहीं है, फिर भी वो जीव हम्म। है अपनी तरह से। हम्म। फिर किसी ने कहा कि कोई ऐसे जीव हैं जो उड़ सकते हैं, कुछ हम्म। ऐसे हैं जो सिर्फ पानी में रह सकते हैं, कुछ ऐसे हैं जमीन पे चल सकते हैं। ये क्लासिफिकेशन है। तो क्लासिफिकेशन। ये भी एक तरह का ऑन्टोलॉजी है कि भाई, या फिर किसी ने पानी को देखा, बोले इसके तीन स्टेट हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। हम्म। हम्म। ये ऑन्टोलॉजी होगी। हम्म। तो हम्म। ऑन्टोलॉजी में एक तरह की क्लेम, और एक तरह का सिंपल भाषा में अगर कहें तो वो डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स है, वो डिस्क्राइब करता है। डिस्क्राइब कर रहा है। पॉपुलेशन को आपको डिस्क्राइब करना है तो आपने कहा कि भाई हमारी क्लास में 60 बच्चे हैं, इनका हम्म। एवरेज इतना है, इनकी इतने हिस्पैनिक ओरिजिन के हैं, इतने इसके हैं उसके। तो जो भी आपने एक तरह से क्लास कंपोजिशन कहा, वो उस क्लास की ऑन्टोलॉजी हो गई। ऑन्टोलॉजी। जैसे जावा के उसमें अगर कहा जाए पार्लांस में, तो जावा के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो ऑन्टोलॉजी है सभी। अच्छा। अब हमने अच्छा। जैसे ऑब्जेक्ट बनाए ना, जैसे कस्टमर ऑब्जेक्ट बना लिया हमने, हम्म। ऑब्जेक्ट बना लिया, सॉरी क्लास बना लिया, क्लास बना लिया, उस क्लास से, क्लास। तो वो जो क्लास है वो ऑन्टोलॉजी है। क्लास इज बेसिकली अ क्लासिफिकेशन, करेक्ट। जैसे करेक्ट। आपकी आपकी कार क्लास है, वो अपने आप में क्या है, ब्लूप्रिंट है, कुछ नहीं है, क्लास का हम्म। क्या करोगे आप। अब हम्म। कार का हम्म। अगर आपको कोई डिजाइन नक्शा दे दो, उसमें बैठ के आप चला तो सकते नहीं है उसको, लेकिन उस नक्शे से क्लास बन सकती है। अगर बिल्कुल। आपके पास क्लास की पूरी डिजाइन है तो उससे एक ऑब्जेक्ट बन सकता है। बस। तो वो जो क्लास का जो ब्लूप्रिंट होता है, या हम्म। मकान का जो ब्लूप्रिंट होता है, वो मेरे हिसाब से वो ऑन्टोलॉजी है। ऑन्टोलॉजी। तो एपी ने यहाँ पे शुरुआत में डेफिनेशन दी है ऑन्टोलॉजी व्हाट इज रियल। करेक्ट। मतलब ये जब ह्यूमन ने, मतलब हम अभी फिलहाल अभी हम वेस्ट की बात कर रहे हैं, तो जो थिंकर्स हैं पुराने जमाने के, जैसे आपने पहले मेंशन किया प्री सोक्रेटियन एरा में हेरेक्लेटस वगैरह, इन्होंने मतलब जब देखना शुरू किया तो इनको ये ख्याल कौन था, इनके अंदर ये ख्याल नहीं, जो देखने वाला है वो रियल है, ये ख्याल नहीं आया। नहीं, ये मैं थोड़ा इसमें आपको कहूँ, और इस बल्कि यूं कहूँ मैं इसको, और एक मेरी हम्म। तरफ से अगर मैं इसको और ज्यादा एक्सप्लेन करूं, तो मैं उसको व्हाट इज करके छोड़ दूं। व्हाट इज क्वेश्चन मार्क। व्हाट रियल इज। तो इसलिए है, जरूरी है क्योंकि वो इस फ्रेमवर्क में वो एक ट्रूथ का बात कर रहे हैं ना, तो वो सत्य की हम्म। बात कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने व्हाट इज रियल लिखा। लेकिन अगर प्योर ऑन्टोलॉजी है तो अच्छा। व्हाट इज करके छोड़ दीजिए। अब व्हाट इज का जो भी आंसर आएगा वो एक तरह का ऑन्टोलॉजिकल क्लेम हो जाएगा, लेकिन इसके अंदर चूंकि हम सत्य की बात कर रहे हैं, तो व्हाट इज ट्रूथ कह लीजिए। अगर सोक्रेटिस की भाषा में लिखे तो व्हाट इज हम्म। ट्रूथ। ट्रूथ इज अ वर्च्यू, हम्म। ट्रूथ। है ना। हाँ वो तो हम सोक्रेटिस तक आ गए, बट मतलब हाँ, सोक्रेटिस से पहले ये शब्द आया ना ऑन्टोलॉजी। हाँ, का तो जो ओरिजिनल आचार्य जी ने थिंकर है वो तो सबसे पहले बम फोड़ हेराक्लिटस है। दिया। हम्म। सबसे पहली ही लाइन में, अगर जिसको ये पहली लाइन ही समझ में आ गई ऑन्टोलॉजी, व्हाट इज रियल, आप हम्म। समझ लीजिए कि उसने आधी तो यात्रा उसकी वहीं पूरी हो गई। क्योंकि इन्होंने, आचार्य जी ने व्हाट इज रियल कह के नेगेटिव से देखो तो उन्होंने ये कहा है कि व्हाट इज नॉट। हम्म। तो इस इतने में ये सिद्ध हो गया कि हम जो ये सारा ये प्रपंच है ना, सब नकली है। इतने में उन्होंने हम्म। कहा कि रियल क्या है, और रियल नहीं जानना है। इतने हम्म। में उन्होंने इशारा ये कर दिया कि बेटा तुम जिसको रियल समझ रहे हो, अभी तुम इस फ्रेमवर्क में आके पढ़ना शुरू करो, वो सब नकली होने वाला है। नहीं, उन्होंने दूसरे इसमें कर दिया ना, जानने वाला कौन है। हाँ, बस वो बात वहीं आ गई। वो तो उन्होंने ये डुप्लीकेट, ये मतलब जो पहली बार में नहीं समझे उसके लिए है कि भाई फॉर हुम, वरना हाँ। जैसे जैसे जो। नीत्शे ने कहा ना, लिव डेंजरसली, हम्म। तो ओशो ने कहा कि लिव डेंजरसली में वर्ड रिपीटिशन है।
लिविंग इज डेंजरस। डेंजरसली क्या, अगर जी रहे हो तो डेंजर में हो। अगर जी अगर रहे आप, हो तो। हाँ अगर क्वेश्चन मार्क वो तो है, लेकिन लिव डेंजरसली, डेंजरसली बोलने की जरूरत ही नहीं है। तो अगर रिडंडेंट हो गया। आपने आपने अगर व्हाट इज रियल बोल दिया, हम्म। तो वो फॉर हुम, तो मतलब आप एक तरह से डेंजरसली लगा रहे हैं उसके पीछे। बिल्कुल बिल्कुल। तो एनीवेज खैर, ये तो डिस्कशन ऐसा है, लेकिन हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो इसमें हम्म। सारा जो पॉइंट उन्होंने जो सेकंड जो कहा है, वो ये कहा है कि बगैर रेफरेंस के रियल का कोई मतलब नहीं, जो मैं समझा हूं। जैसे अगर एक बगैर। सर्कल है, हम्म। अगर एक सर्कल बनाऊं और मैं हम्म। उसका सेंटर पॉइंट डिफाइन ना करूं, हम्म। तो कोई मतलब नहीं है उस सर्कल का। मतलब इन द सेंस उसको आप सर्कल कह ही नहीं सकते। यही तो सकते वो जो हैं। रेफरेंस पॉइंट है, जो रियलिटी को सब तरह से आप डिफाइन कर रहे हैं, आचार्य जी ने कहा है कि उसको तो पहले एग्जामिन करो आप। बिकॉज रियलिटी इज नॉट अ फ्री स्टैंडिंग फैक्ट। मेरे हिसाब से ये हम्म। बिल्कुल कोर्ट जैसी बात हम्म। है, या यूं कहिए कि ये पहला क्लेम है पाइथागोरस स्टाइल में। ये हम्म। दैट रियलिटी इज नॉट अ फ्री स्टैंडिंग फैक्ट। हाँ मतलब वो ऑब्जेक्टिव रियलिटी तो एग्जिस्ट ही नहीं करती ना, जो कुछ भी है वो मतलब हमारे बस बस बस। बस मतलब जो देखने वाला है उसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है सब कुछ। और फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, रियलिटी क्या है इसको दूसरे तरह से कहा जाए, तो ऐसे भी कह सकते हैं जो आप मान लो। हम्म। आपके लिए, माइंड यू, हम्म। आपके लिए जो आप मान लो वो रियल है। और इसीलिए तो फिर सब तमाशे शुरू हो रहे हैं कि मैं जानता हूं सत्य और ये है झगड़े सारे क्यों हो रहे हैं, क्योंकि आपने, देखिए अगर आप मान्यता पर हैं, चाहे वो सत्य की ही मान्यता क्यों ना हो, एंड ऑफ द डे है तो मान्यता। हम्म। जैसे हम्म। मैंने आपसे शुरू में कहा था ना, जैसे कि आप अगर निराकार को आकार देंगे वर्ड्स का, तो वो झूठ हो हम्म। जाएगा। झूठ इसी हो तरह जाएगा। से अगर आपने रियलिटी को बोल दिया कि मैं देख रहा हूं और ये रियल है, वही झूठ हो गया। आपके देखने से झूठ हो गया। हम्म। निराकार को आकार देने से झूठ हो गया, ये है। तो अगर, मतलब सेंसेस के ऊपर तो हम भरोसा नहीं कर सकते अभी, जैसे बस 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 बस। मतलब जैसे एक लकड़ी अगर आप पानी में डालते हो, जी। तो आपके सेंसेस बोल रहे हो कि वो लड़की लकड़ी तिरछी हो चुकी है। अनुज जी आ गए। नमस्कार। आप, नमस्कार अनुप जी। आपको आपको वो लकड़ी तिरछी दिख रही है पानी के अंदर, आपके सेंसेस बता रहे हैं। बट रियलिटी में वो क्या है? वो एक आपका भ्रम है। वो ऐसा हुआ है नहीं वो, बिल्कुल भी। नहीं, रियलिटी आप जैसे कि हम लोग जो एक वो सांप का और रस्सी का जो देते हैं, और इसमें इसमें आगे वही रेफरेंस इसमें और आगे खुलकर आएगा कि एक चीज का रियल हो होना हम्म। शायद जरूरी नहीं है, लेकिन उसका जो सो कॉल्ड रियल इम्पैक्ट हो सकता है वो आपको पूरा हो जाएगा। जैसे अगर किसी इंसान ने सांप देख लिया, अब वो सांप देखा किससे, इन आंखों से। हम्म। चश्मा हम्म। पहने थे भैया, नहीं पहने, लो। अब चश्मा उतार के मैं देखता हूँ तो आप भरे सूरज में मेरे को रस्सी सांप दिख जाए, कि चश्मे के बगैर हम्म। मुझे सांप दिखते ही नहीं है कुछ। तो ये जो हम्म। चश्मा जो है, जो हमारा एक तरह से ज्ञान का है, उसके बगैर आप कुछ भी देखेंगे वो सांप दिखेगा ही नहीं। और चश्मे के बाद जो दिखेगा, उसको आप व्यक्त नहीं कर पाएंगे। वो गुण है उस तरह का जिसे कुछ कहा नहीं जा सकता, और आपने कह दिया तो वो झूठ हो गया। तो ये तो डाइकोटॉमिक रियलिटी और फैक्ट को हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? मतलब जो वो फैक्ट है उसी को हम रियल बोलेंगे या क्या है मतलब? फैक्ट में आप नियत जोड़ दीजिए। जो आपके सो कॉल्ड फैक्ट है, उनको आप अपनी पूरी अच्छी सही नियत से देख रहे हैं, तो आप उसको एक तरह से आपके लिए एक रियलिटी को भी आप रेंज मानिए, तो वो एक लोएस्ट लेवल की रियलिटी हो गई। अब आपको जितना आप उसको अच्छी नियत डालते जाएंगे, उतना वो रियलिटी, आप समझ लीजिए उसमें सफाई आती जाएगी। और अभी एग्जाम में जो सवाल एक आया था कि उसमें टाइम और स्पेस के बारे में कहा गया था कि वो फैक्ट मतलब टाइम और स्पेस के ऊपर डिपेंडेंट है या नहीं है, ये ऑप्शन सिलेक्ट करना था हमको। और मैंने फिर सिलेक्ट किया था कि हाँ भाई, मुझे लगा कि वो टाइम और स्पेस के ऊपर तो डिपेंडेंट होना चाहिए।
तो क्योंकि अगर हम किसी को अगर फैक्ट बोल रहे हैं तो वो एक टाइम और स्पेस के दायरे में आएगा। वो टाइम और स्पेस से अगर अलग हो गया तो फिर तो वो सत्य हो गया। तो इसीलिए फिर, पर मतलब अगर टाइम और स्पेस के ऊपर अगर डिपेंडेंट है तो आज के टाइम में जो फैक्ट है वो जरूरी नहीं है कि नेक्स्ट मोमेंट में वो फैक्ट रहे या ना रहे, या मतलब वो फैक्ट चेंज भी हो सकता है। नहीं, फैक्ट तो या देखने वाला चेंज हो गया तो फैक्ट चेंज हो गया, ऐसा है। ये थोड़ा मतलब घुमावदार हो रहा है मामला। अब देखिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक बिल्कुल ही हिंदू, गहरी, बहुत ही गहराई में घुसा हुआ हिंदू धर्म के अंदर का एग्जांपल है जो मेरे भाई ने मुझे कल बताया। उसमें यह हुआ कि ब्रह्मा जी, कोई एक राजा थे, कोई उनकी डिटेल्स मुझे भी याद नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़े राजा थे सतयुग में। और उनकी एक बहुत सुयोग्य कन्या थी जिसकी शादी करनी थी उनको, तो उन्हें कोई मिल ही नहीं रहा था। हम्म। तो वो गए ब्रह्मा जी के पास, पुरानी कहानी है। हम्म। ब्रह्मा जी के पास जाकर बैठे हुए थे, ब्रह्मा जी अपने किसी काम में लगे थे। तो जब उनका वो पूजा पाठ कुछ कर रहे थे, जब उनकी कंप्लीट हुई, जब उनकी पूजा पाठ रुकी, तो इन्होंने कहा कि ये मेरी पुत्री है और इसकी शादी करने के लिए मैं ये लिस्ट बना के लाया हूँ। हम्म। तो लिस्ट उन्होंने दिखाई उनको, हम्म। और उसमें एक लिस्ट में ये राम है, ये इनसे शादी करना मैं चाहता हूँ। हम्म। तो ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा। तो ब्रह्मा जी हंसने लगे। तो बोले आप हंस क्यों रहे हैं? बोला भैया, क्या बात कर रहे हो आप जाकर वापस जाओ। तो आप जिन राम की बात कर रहे हो, उनके तो 3 पीढ़ियां निकल गई हैं और वो सब निकल के मर भी चुकी हैं। हम्म। आप पृथ्वी पे जाएंगे तो आप जब तक पहुंचेंगे तब तक वहां सतयुग बदल के द्वापर युग आ गया होगा। तो वो कहानी ये है कि उन्होंने फिर कहा कि भी बलराम से शादी कर लो। लेकिन जब वो द्वापर में पहुंचे तो बोला इन मनुष्य जाति को क्या हो गया, सब इतने छोटे छोटे कैसे हो गए? उनकी इतनी लंबी 8 फुट की लड़की और वो 10 फुट के खुद। तो फिर कहानी कहती है कि बलराम ने अपने किसी इम्प्लीमेंट फरसे से उनको छुआ तो वो उनकी साइज की हो गई, फिर उनकी शादी कर दी गई। कहानी कहानी है, लेकिन इसमें हाँ। टाइम डायलेशन का कॉन्सेप्ट है हम्म। कि हम्म। टाइम जो आप एक कांस्टेंट मान रहे हैं, चलिए टाइम को तो आप फैक्ट बोलेंगे ना। हम्म। आइंस्टीनियन फिजिक्स कहती है कि टाइम भी कांस्टेंट नहीं है, टाइम भी वेरी करता है, टाइम डायलेशन भी होता है। अगर आप स्पीड ऑफ लाइट से जा रहे हैं तो आपकी घड़ी अलग चलेगी। एग्जाम के अगर आपको क्वेश्चन याद होंगे नहीं, तो मैंने तो वहां पे एग्जाम जब यही लिखा वाला। वहां पे टाइम का जो रेफरेंस आया था उसमें टाइम की जो डेफिनेशन आचार्य जी ने दी है, वो उसको अहंकार की गति कहा गया है। ये तो मैं पहली बार, मतलब अभी तक जेके को मैं सुनता था कि थॉट की गति, इसकी गति, उसकी गति। ये तो अहंकार की गति कहा है हाँ हाँ। कि अहंकार फ्रॉम पॉइंट वन टू पॉइंट टू, उसी को हम टाइम कहते हैं। वो अहंकार बस की बस। मूवमेंट हो रही है, उस मूवमेंट को टाइम कहा जा रहा है। ये तो एक इसका डेफिनेशन मतलब है। दूसरी भाषा में, और अहंकार है झूठ। अहंकार है झूठ, आचार्य तो जी ने फिर ये भी टाइम कहा भी झूठ अहंकार हो झूठ गया। है। मतलब आचार्य जी ने ये कह दिया कि टाइम भी झूठ है। टाइम भी झूठ है। इसकी गड़बड़ है। और अगर टाइम झूठ है और टाइम और स्पेस थ्रू आइंस्टाइन आर द सेम, इसका मतलब स्पेस भी झूठ है। सब झूठ है। आज आज का जो सत्र हुआ उसमें तो वो नहीं मतलब अहंकार को मैल ही कहा गया है ना, एक मैल है। नहीं, लेकिन टाइम और स्पेस भी कांस्टेंट थोड़ी, स्पेस जैसे ग्रो होता है, ग्रो हम्म। एक्सपैंडिंग यूनिवर्स, अभी पल्सेटिंग यूनिवर्स, और यूनिवर्स के जो पेरिफेरी में स्पेस क्रिएट होता जा रहा है। हम्म। और जो जो यूनिवर्सेस हैं, मतलब जो गैलेक्सीज हैं, वो एक तरह से स्ट्रेच हो रही हैं। हम्म। तो कहाँ कांस्टेंट है? कुछ भी कहाँ कांस्टेंट है? स्पेस बन रहा है, फैल रहा है। टाइम जो है वो अपने हिसाब से चल रहा है, किसी का कुछ टाइम है, किसी का कुछ टाइम है। वजन को कांस्टेंट नहीं बोल सकते। ग्रेविटी है, आप चंद्रमा में चले जाएंगे तो आपका वजन 1/6 या 1/4 जो भी होगा रेशियो में रह जाएगा। हाँ मतलब वो टाइम और स्पेस मतलब इसके ऊपर ही डिपेंडेंट है कि कहाँ पर हो आप, आपका टाइम मतलब। टाइम और स्पेस भी एक रेफरेंस पॉइंट है बस।
यह रूपरेखा आचार्य प्रशांत के दर्शन का एक समय परिचय है, समग्र परिचय है। इसे हम्म। इस तरह लिखा गया है कि पहली बार पढ़ने वाला भी इससे जुड़ सके, और हम्म। जो गहराई से समझना चाहता है वह इसकी आंतरिक संगति, इसकी पद्धति और दूसरी परंपराओं से इसके संबंध को परख सके। शुरुआत में पूरे फ्रेमवर्क की बुनियादी बात रखी गई है, अस्तित्व, ज्ञान और मुक्ति को लेकर इसके मूल कथन। उसके बाद शब्दों को साफ साफ समझाने के लिए एक सटीक शब्दावली दी गई है। फिर आगे के हिस्सों में पूरे फ्रेमवर्क की विस्तार से व्याख्या की गई है। दार्शनिक संरचना। नीचे एपी फ्रेमवर्क की संरचना का औपचारिक विवरण है, उन 7 क्षेत्रों में जो मिलकर एक पूरे दार्शनिक तंत्र को बनाते हैं। पहला पहली संरचना है तत्व मीमांसा, ऑन्टोलॉजी। वास्तविक क्या है? एपी फ्रेमवर्क अपनी तत्व मीमांसा एक ऐसे सवाल से शुरू करता है जिसे ज्यादातर दार्शनिक तंत्र छोड़ देते हैं। छोड़ देते हैं। इसके लिए वास्तविकता कोई स्वतंत्र तथ्य नहीं है। वास्तविकता हमेशा उस तरह की होती है जैसी उसे देखा गया, महसूस किया गया, व्यवस्थित किया गया। यानी वास्तविकता हमेशा अहंकार के लिए होती है। तो किसके लिए? में जवाब आया, अहंकार के लिए होती है। फ्रेमवर्क अहंकार के बाहर जाकर यह नहीं बताता कि क्या अस्तित्व में है। वह वहां से शुरू होता है जहां से एक मात्र ईमानदार शुरुआत हो सकती है, अहंकार के भीतर से। इस शुरुआती बिंदु से फ्रेमवर्क एक साफ दावा करता है, अहंकार जिस चीज के बारे में निश्चित हो जाता है वो केवल अपना अस्तित्व और अपनी पीड़ा है। अहंकार जिस चीज के बारे में निश्चित हो सकता है वो केवल अपना अस्तित्व और अपनी पीड़ा है। सवाल आ मतलब रहा है सिर्फ शरीर का। सफरिंग के बारे में बात हो रही है। सिर्फ सब, हाँ। सफरिंग और श, एग्जिस्टेंस। हाँ आई एग्जिस्ट एंड आई एम सफरिंग, इसी चीज की पुष्टि की जा सकती है। जी। इसी को कंफर्म किया जा सकता है, बस वही कहा जा रहा तो क्वेश्चन है शरीर का? नहीं। है। नहीं। शरीर की वास्तविकता तो मध्यस्थ है, महसूस की हम्म। गई है, व्याख्या की गई है। हम्म। दुनिया का नहीं। दुनिया का आकार, उसकी बनावट, उसकी बोधगम्यता, ये सब उस उपकरण पर निर्भर है जिसे जिससे उसे जाना जाता है। हम्म। अहंकार किसी बनी बनाई दुनिया में नहीं उतरता, वो खुद उस दुनिया को बनाने में हिस्सेदार है। यह फ्रेमवर्क एक ऐसा कदम उठाता है जो इसे ज्यादातर परंपराओं से अलग करता है। यह कहता है कि अहंकार एक साथ 2 स्तरों पर काम कर रहा है। हम्म। अब ये आगे जो आने वाली बात है वही जो आचार्य जी ने हम्म। पिछले भगवत गीता सत्र में समझाई थी। वही और वो मनोवैज्ञानिक और भौतिक। मनोवैज्ञानिक अहंकार हम्म। और शारीरिक अहंकार, और हम्म। उसमें बात आ गई कि भाई शारीरिक अहंकार जीते जी नहीं मर सकता। ये मतलब कितना बड़ा, मतलब विक्रम जी, इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है तो ये कितना बड़ा, मतलब पेच डाला है आचार्य जी ने। या मतलब अभी एक, इसको ऐसा कह सकते हैं कि ये एक ऐसा, फिजिकल में। हाँ मतलब ये आज तक कभी ये बात सुनी नहीं थी। और मुझे नहीं लगता है कि ना जेके ने, ना ओशो ने, ना रमन ने, किसी ने भी इसका जिक्र किया है। और मुझे लगता है कि इस इसको मतलब इंट्रोड्यूस करने के पीछे वजह ये रही होगी कि आज तक जो भी हम मानते चले आ रहे हैं, जो परंपरा चलते आ रही है, उसका जो नतीजा देख रहे हैं आचार्य जी कि क्या हो गया है, मतलब क्या सिखाने की कोशिश कर रहे थे गुरुवर, और क्या लोगों ने सीख लिया। जैसे मतलब बुद्ध के जमाने में ये हो रहा था कि सभी मतलब आत्मा 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 करके चल रहे थे, तो बुद्ध को आना पड़ा और बुद्ध को कहना पड़ा कि आत्मा अस्तित्व में नहीं है, मतलब पूरा आत्मा का नकार करना पड़ा। तो मेरे ख्याल से आचार्य जी ने ये यहाँ पर एक ऐसा ट्विस्ट दिया है कहानी को
कि भैया आप ये इनलाइटन और ये सारे जो आप मिथ लेकर चल रहे हो, इसकी सत्यता ये है कि कोई एनलाइटन हो नहीं सकता है। जब तक शरीर है तब तक ये भौतिक अहंकार टिका रहेगा, और ये बार बार लौट कर आएगा। तो एनलाइटनमेंट की बात ही गलत है, और जो कर रहा है वो बहुत बड़ा आपको मतलब आपको शेंडी लगा रहा है वो। ये ये आचार्य जी अब ने। एकदम एकदम, और ये जितने भी हैं, कम से कम अगर ये एपी फ्रेमवर्क का एक पेज भी पढ़ लें हम्म। ईमानदारी के साथ, तो वहीं ढेर हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। है ना, कि भाई जो अब तक समझाया बुझाया, ये हमारी ही चाल चल रही थी, हम ही हम्म, खेल खेल रहे थे, हम ही अपने आप को बना रहे थे। मैंने ही अपने आप को डिक्लेयर कर दिया था खुद की आंखों में कि मैं इनलाइटन हूं, और खुद से झूठ बोलकर एक हम्म, इनलाइटन वर्ड को इजाफा करके और ये बोल दिया। क्योंकि वो बात वहीं आ रही थी कि भाई एक स्टेज पे पहुंच गया अहंकार, अहंकार यहां से निकला और इस स्टेज पे हम्म, पहुंच गया। पहुंच गया है। और तो देखो जी, अब इस स्टेज के पहुंचने के बाद अब उतरने की कोई बात नहीं होती है। और इसको डाइवर्ट एग्जैक्टली। करने का एक एक रीजन यही कि भाई शारीरिक अहंकार तो है ही ना तुम्हारे अंदर, और जब तक शारीरिक अहंकार है तब तक जो आज वाली बात आई थी कि मैल तो उस पे जमती ही रहेगी भाई। जमती उस रहेगी, मैल का हाँ। क्या करोगे? शरीर के ये ऊपर, स्किन के ऊपर मैल आ रही है, तुम कैसे उसको मैल को हटा दोगे? कान के अंदर मैल जम रही है, नाक के अंदर मैल जम रही है, मुंह के दांत के अंदर मैल जम रही है। बिल्कुल जम रही है। बाहरी ये अहंकार जो एक वृत्ति है, वो कैसे नहीं उस बार बार अपवर्ड और डाउनवर्ड, उसमें भी तो बढ़ोतरी और घटोतरी जो भी है होता ही रहेगा। वो भी मैल ही है बिल्कुल। जिस तरीके से काम चल रहा है पूरा। तो इन दोनों को अगर थोड़ा सा कंबाइन करिए, जैसे पिछले वाला जिसमें उन्होंने अष्टावक्र मैंने शुरुआत की थी क्या इसकी, ये भगवत गीता से ही चल रहा है जो बाइफरकेशन भगवत हुआ है गीता, अहंकार का? ये तो भगवत भगवत गीता गीता से। से ही आया है। जी, दोनों आप भगवत पूछ रहे गीता थे, से ही चल रहा है। विक्रम जी कुछ पूछ रहे हैं आप? हाँ। मैं ये पूछ रहा था कि जो पहली बात तो भैया अंग्रेजी, ये हिंदी इतना कठिन है, मुझे मुझे हाँ, मैं वही कह रहा था अनुज जी, हिंदी इज आप माय ये फर्स्ट लैंग्वेज, अंग्रेजी में आ मुझे जाइए, समझने में इतनी क्योंकि ये मुश्किल हो रही इतने थी। हाई लेवल की हिंदी है ये कुछ कि अजीब सी इसको मामला है, खैर दैट अपार्ट। ये हम्म। बात मेरे मन में एक प्रश्न उठा कि भौतिक, जो जो फिजियोलॉजिकल अहंकार जो है, उसका जो भी शब्द है, भौतिक है क्या, मैं फोन वहीं रह गया। कोई नहीं, दो ही साइकोलॉजिकल है, रखिए, एक तो सिंपल। साइकोलॉजिकल है, एक फिजिकल है। हाँ। शारीरिक और मानसिक। हाँ, तो बस। ये जो शारीरिक अहंकार में मैं का भाव होता है या नहीं होता है, वो मतलब तो जो वही तो क्लेमेंट आप है। पढ़िए ना उसको, मतलब वहीं पर तो दिया है ना, द सेंस ऑफ आई एम द क्रीचर इनसाइड द स्किन बाउंड्री। जैसे हम लोग, ये शारीरिक जो अहंकार है, ये जो स्किन की जो आउटर बाउंड्री है, मतलब मैं अपने आप को इस संसार से अलग पृथक मानता हूं, तो ये तो मैं का भाव है ना। मतलब जैसे अगर मेरे मेरे शरीर के ऊपर अगर मच्छर बैठ रहा है, सपोज, तो उसने मेरे अंदर ये भाव तो पैदा कर दिया ना कि ये कष्ट मुझे यहां पर हो रहा है, मैं अलग हूं। मैं वो मच्छर को तो मैं एक रूप नहीं समझ समझ पा रहा हूं ना, मैं देख नहीं पा रहा हूं मच्छर को। मेरे अंदर ये भाव आ रहा है कि अगर मेरे मेरे स्किन को तो ये ये मेरी बाउंड्री यहाँ से शुरू होती है, मुझे इसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। यही है आपका मैं का, शरीर का अहंकार यही है। और ये कभी नहीं जाता है, आचार्य जी यही कह रहे हैं कि ये कभी नहीं जाएगा। वो कोई संत हो, अगर उसके स्किन के ऊपर मच्छर बैठ रहा है तो उसको तकलीफ होगी, और उसके अंदर ये भाव आएगा ही आएगा। वो लौट कर आएगा कि चलो भाई इसको भगाओ नहीं तो मारो। वो उसकी करुणा का ये है, मतलब अभी स्तर है कि वो उसको उड़ा देता है या मारता है या जो भी करता है, बट आलोक उसके जी, अंदर वो ये भाव तो जरूर आएगा। वो आई थिंक वो दर्शाने के लिए था ना पीड़ा, और क्योंकि मैं इसको बड़ा रिलेट कर पा रहा था, अभी जो मेरे साथ पूरा इंजरी हुई 3 महीने तो ऑलमोस्ट लग ही गए। पेन तो और ये जो सफरिंग ना। पीड़ा और सफरिंग, जो आपको हम्म। दर्द हो रहा है, और सफरिंग को डिफरेंशिएट हम्म, करने के लिए, कि दर्द तो उसको होगा, आप दर्द को होगा। नहीं खत्म कर पाएंगे विक्रम जी। हाँ, आप अपनी सफरिंग को खत्म कर देंगे। दर्द तो वो होगा, दर्द संत को भी दर्द होता है। दर्द आपको बार बार, मतलब आपको हड्डी टूट एहसास गई, कराएगा कि मच्छर काट गया, आप कहीं शरीर के एक्सीडेंट अंदर हो दो गया। अभी। हम्म। मतलब अब आप ये शरीर बोलो कि के। मैं एनलाइटेंड हो गया और मुझे दर्द भी नहीं हो रहा है, ये हम्म, सो कॉल्ड एनलाइटनमेंट गुरुओं का कहना होता है कि चमत्कार हो गया जी, अब इनको हम्म। दर्द भी नहीं होता है।
नहीं, दर्द तो पूरा होता है, बट वो उस चीज को छुपा जाते हैं छुपा कि जाते हैं, हाँ दर्द तो पूरा जोड़ होता देते है हैं ना। हाँ मतलब उन्होंने, अभी ओशो ने भी जैसे दर्द तो बहुत सहा सहा, मतलब जैसे उनके साथ, उनके शरीर के साथ बहुत दुर्व्यवहार हुआ यहाँ पर, यूएस में उनके शरीर के साथ बहुत दुर्व्यवहार हुआ। तो उसके बाद उन्होंने कहा भी कि मतलब मेरे शरीर के साथ ये सब कुछ ज्यादतियां हुई है, ये सब कुछ हुआ है। तो उनको तकलीफ भी बहुत हुई, उनको कष्ट ऐसे ऐसे दिए गए उनको, मतलब जैसे उनको अस्थमा था, तो उनको वो स्टील की चेयर पर बिठाते थे, और मतलब उनको, मतलब एक पर्टिकुलर पोजीशन पे सोने के, मतलब इस तरह से इंक्लाइन होने के बाद उनको आराम पड़ता था, तो उनको वो आराम नहीं देना है उनको, तो उनको ऐसा मतलब अपराइट ऐसे बिठाया जाता था स्टील की चेयर के ऊपर, कि उनको वो तकलीफ हो, उनकी पीठ की वो ऑलरेडी तकलीफ हो, तो और कुरेद कुरेद कर उनको वो तकलीफ देने का कार्यक्रम चल रहा था रेगन गवर्नमेंट में। तो तो ये जो चीज है, ये उनको तकलीफ बहुत हुई है, बट उन्होंने अपनी एनलाइटमेंट की जो भूमिका जो पकड़ी हुई थी, वो आखिर तक वो पकड़ पकड़ के ही थे। मतलब उन्होंने इस बात को कभी ये नहीं किया, उन्होंने ये कहा कि शरीर को तो हो रहा है, शरीर को तो हो रहा है, मतलब तकलीफ तो हो रही है शरीर को, बट उन्होंने इस फिजिकल ईगो का जिक्र नहीं किया कहीं पे, ये किसी ने नहीं किया था आज तक। किसी किसी ने नहीं किया। अभी तक हम ना तो कभी जैसा आप लोगों ने बोला, ना तो कभी अ, अ, जो मेरे ख्याल से, चाहे आप महर्षि रमन्ना तक पे भी चले जाएं, किसी महर्षि हाँ रमन्ना ये तो इस ब्रूटल, लेवल पे आते ही ये नहीं थे ये फिलोसफी ये की इतने डीप में। ब्रूटल ऑनेस्टी वाली बात है। मतलब जैसे अभी आप रामकृष्ण परमहंस को भी लीजिए, उनके गले में कैंसर हो गया था, तो उनको तकलीफ तो हो रही थी, तकलीफ तो हो ही रही थी, हम्म। बट अभी उस तकलीफ को ऐसे वर्ड्स नहीं दिए गए, फिजिकल ईगो जैसे कोई वर्ड नहीं दिया गया, मतलब वो साइकोलॉजिकल ईगो तक ही मतलब उन्होंने सीमित रखा है, जितने भी गुरुओं ने इससे पहले। मैं यही देख पा रहा हूँ फर्क, कि एपी ने इसको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर दिया। साइकोलॉजिकल ईगो को तो वो कह रहे हैं कि वो काफी, उसको मिटाया जा सकता है साइकोलॉजिकल ईगो को, बट आप मतलब उसको थिन किया जा सकता है, थिन 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 करके एक वक्त आ सकता है कि साइकोलॉजिकल ईगो पूरा ही हट गया, ये हो सकता है। उसमें मेरे ख्याल से और भी कहा जा रहा है, the sense of I am my thoughts, my story, my history lends meaning to existence. Objects do not come preloaded with significance. The significance is the psychological ego's contribution. Remove it, and the world is not more real. It is simply differently organized. द इसको सिग्निफिकेंस इज द साइकोलॉजिकल ईगोस कंट्रीब्यूशन। हाँ मतलब हम जो महत्व देते हैं, किसी भी चीज को हम जो महत्व देते हैं, बात बात समझ में आ रही है ना? मैं आपको एक कहानी सुना देता हूँ इसी बात पर, जो मैंने अभी 2 दिन पहले मैंने भी सुनी अपने भाई से। उसमें यह था कि एक ब्रह्मा जी पहुंचे हम्म पर ब्रह्म के पास, या जो भी कहिए सत्य के पास। और हम्म उन्होंने कहा कि भाई मैं ब्रह्म हूँ। तो वो हम्म जो बड़े ब्रह्मा जी थे वो जागे, और उन्होंने कहा भाई कौन से ब्रह्म हो, आसपास देखो। तो कौन देखा, से श्रेणी के? नहीं नहीं, तो वहां देखा कि 500 600 ब्रह्मा है, सबके अपने अपने हाँ ब्रह्मांड लेकर, सब थोड़े थोड़े डिफरेंट है। हाँ मल्टीवर्स राइट, कॉन्सेप्ट। मल्टीवर्स हाँ। तो ब्रह्मा जी को तब जाके मालूम पड़ा कि भाई मैं यूनिक मैं नहीं, अकेला नहीं हूँ। ये तो इतने सारे हैं यहाँ तो ये बात है। जो सिग्निफिकेंस जो वर्ड है, वो काफी हद तक जो फिजिकल ईगो की बात कर रहे हैं ना, फिजियोलॉजिकल ईगो की। साइकोलॉजिकल ईगो। हाँ, तो साइकोलॉजिकल ईगो एक तरह से फिजिकल ईगो से पहला डेरिवेशन जो लेता है कि मैं ना सिर्फ अलग हूँ, बल्कि मैं यूनिक हूँ। ये जो हम्म यूनिकनेस है ना, ये जो ब्रह्मा जी को ये शक हो गया कि मेरे अकेले अकेला हूं मैं यहाँ पर, वो जो यूनिकनेस है कि मैं ना सिर्फ मैं अलग हूं बल्कि मैं यूनिक हूँ, ये उसका मेरे हिसाब से, अगर हम हम्म उसको ऐसे पकड़ें कि ये इसका बीज है, यहाँ से यूनिकनेस। और अब शुरू होती है कहानी कि अब मैं सारी दुनिया को प्रूव करूं कि मैं यूनिक हूँ, बम गिराऊं, ये करूं वो करूं। सारा है ना, ना मैं सिर्फ अलग हूं, बल्कि मैं अपने जैसों से भी अलग हूं। आप हम्म मतलब हम्म। जैसे प्रजाति तो अलग है ही मेरी मच्छरों से, मनुष्य की, लेकिन मैं उन मनुष्यों को भी, मनुष्यों में भी मैं उनमें भी हूँ, मैं मैं यूनिक कुछ हूँ, हूँ। हाँ, मैं नहीं कुछ कि हूँ। नहीं हूँ,
मैं हम्म उनसे इतना अलग हूं कि इनके साथ कुछ भी होता रहे, मेरे साथ नहीं होगा। मैं चाहे इनको बम गिरा के मार दूं, फिर भी मैं यूनिकली मैं बच। बचा रहूंगा। ये बचा रहा। तो ये जो देखिए, इसमें मेरे को लाओ त्जू याद आते हैं। ये लाओ त्जू ने कहा था कि आम हो जाओ, एकदम आम हो हम्म, जाओ, एकदम ना हो जाओ। तो वो अगर हो रहा है तो मतलब ये समझ लीजिए उसको आप साइकोलॉजिकल ईगो का थिनिंग कह लीजिए, जिसमें कि आप बिल्कुल ऑर्डिनरी हो जाओ। ये वो इसमें इन्होंने मतलब इस चीज की बात की है ना, मतलब आई एम माई थॉट्स, माई स्टोरी, माई हिस्ट्री लेंड्स मीनिंग टू एग्जिस्टेंस। हाँ, मतलब हम मीनिंग दे रहे हैं, हर चीज को मीनिंग दे रहे हैं। ऊपर से छोटा बन। आचार्य जी ने उसको मतलब डिफरेंशिएट भी कर दिया कि ऑब्जेक्ट जो होता है इट इज नेवर कमिंग प्री लोडेड विद सिग्निफिकेंस। प्री लोडेड कुछ भी नहीं होता है उसके अंदर, हम उसको सिग्निफिकेंट बनाते हैं, उसके आइडिया डालकर हम मीनिंग बना हमारे लिए। अनुज जी आप कुछ कह रहे थे। नहीं, आप बीच में कटने लगे थे। तो हम्म। नहीं नहीं, समझ में आई बात। उसमें वो वस्तु और विषय वाली बात आ गई है ना पूरी, की बस वस्तु बस ऑर्डिनरी अपनी हाँ वह जगह पे वस्तु सेम बिल्कुल। है। एक। जैसे ही हम्म आपने देखा, मैंने हम्म देखा, कामना के नजर से देख लिया, मीनिंग चेंज हो गया, वो विषय बन गया। वो आपको मैं हम्म दो बातें अर्ज करता हूँ। पहले तो वो एक एक गोडो की कहानी थी ना, गोडो पीपल, दो दो टू हम्म पीपल आर वेटिंग फॉर गोडो, आया नहीं आया। और इसी तरह का एक इक्वलेंट उसका था कि एक कुत्ता मर गया और दो पुलिस वाले जा रहे थे। तो पहले वाले ने बोला कि ये कुत्ता तो अपने साहब आईजी साहब का कुत्ता लगता है, डीजीपी साहब का। तो फिर दूसरा बोलता है नहीं नहीं गलती हो गई यार, ये नहीं लगता। तो फिर वो हाय मारो सारे कुत्ते को, ये हम्म। वो। नहीं नहीं यार, थोड़ा मेरे को लग रहा है हाँ कि हाँ, शायद। वो मैंने सुनी वो कहानी। हाँ तो वो आगे पीछे वो जो हो रहा हाँ है ना, वो जो आप स्विच, जैसे आप हाँ, वो मीनिंग चेंज हो रहा है। गेस्टाल्ट मतलब देखते हैं कभी उसमें वो, एक कभी हाँ बूढ़ी औरत बिल्कुल। और एक जवान औरत, हम्म उल्टा देखो तो जवान औरत, हाँ वो दोनों एक साथ हाँ कभी नहीं दिखती। हाँ, एक साथ एक नहीं। बात तो ये हम्म नहीं, था उसका दूसरा। सीधा एग्जांपल एक तो उतना रियल वर्ल्ड में ही चले जाइए ना विक्रम जी। हॉस्पिटल में बच्चा बर्थ हुआ, हाँ 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 उसको लाया हाँ गया, हाँ, दे दिया गया। हाँ सपना हाँ है तो हाँ, एकदम तो वो फीलिंग्स आ गई। बिल्कुल एक एक घंटे तो हाँ उसको चिपका के घूम रहे हैं, हाँ और आया हाँ। तो बोला कि अरे और स्वैप पता हो चला गया कि है। बच्चा दो मिनट स्वैप में हो गया। डिस्कनेक्ट हो गया ना। तो बस बस। अहंकार इस तरीके से तो खेल खेलता है एकदम एक क्षण में। एक क्षण में। पूरी ममता, पूरा ममत्व सब हम्म खत्म, विषय हम्म वस्तु फिर से वो अपनी जगह पे चला, क्योंकि वो अहंकार बिल्कुल कट गया उससे। मेरा अब उससे हम्म, कोई वास्ता नहीं है। कोई जितनी बात नहीं, मान्यताएं थी, वो खून सोचना ही का नहीं चाहता रिश्ता वो। सब खत्म हो गया ना। 2 मिनट में एक वो आपका बेटा नहीं है। अभी तक तो एक आप उसको सीने पे चिपकाए घूम रहे थे। बस एक पता लग गई हो विथ। बस बस। एक एक बुक और है इस फैक्ट पर। चेक भी नहीं करना, सिर्फ बोलने से बोलने आए, से और बोलने से। किसी नर्स ने बोल दिया। बस अब वो बस नर्स बस। झूठ भी बोल सकती है। एक हम्म। बड़ी अच्छी मूवी वो बनी है साउथ की, वो साउथ वाले हाँ, कुछ भी साइकोलॉजी चेक से नहीं बड़ा कर रहे खेल हैं। प्ले हाँ करते हैं, केरल वाले। तो वो यही करते रह गए कि वो नर्स आई, बोली कट गया, तो कह रहा अच्छा कट गया। वो तुरंत वो बच्चे को रख दिया, वो तो मतलब छट से दिखा दिया कि रख दिया बच्चे को, ये तो मेरा है ही नहीं। वो बच्चे को उठा के ले गए। उसके बाद बोला अरे नहीं नहीं नहीं, वही है आपका, फिर से जोड़। तो ये और फिर दूसरी अहंकार नर्स आई। फुल एब्सर्डिटी हो सकती है कि हम इतने एब्सोल्युटली। मूर्ख हो सकते हैं, इतने इतने मूर्ख है। मूर्ख हो सकते हैं कि, और इस बात को अगर नहीं पकड़ पाए उस मूवी के थ्रू, तो यहीं पे और पूरा हम फैक्ट फैक्ट चेक करना भी जरूरी नहीं समझते, हमारे नहीं नहीं, इमोशंस इतने फास्ट चेंज होते हैं खट कि से। मतलब बिल्कुल वो अहंकार चेंज हो रहा है, इमीडिएट चेंज हो रहा है वो, उसके एक अर्थ चेंज हो गए इमीडिएटली। एक बुक तो है। आई थिंक इसमें वही बात है ना। हाँ बोलिए विक्रम जी। एक बिल्कुल। बुक है जो मेरे पीएचडी एडवाइजर ने मुझे एक बार कहा था पढ़ने के लिए, मैं भूलभाल गया, वो कहीं से लेकर आए थे, उन्होंने दिखाई भी थी मुझको। बड़ी अंग्रेजी की किताब है, कोई सी बड़ी मोटी सी, बड़ी अच्छी, उनको बड़ी अच्छी लगी। खैर, उसमें जो मरण की बात थी जो बताई, जो मैं आपको बताता हूँ। उसमें लिखा था कि हमारी लाइफ में स्टोरीज के सिवा कुछ नहीं होता। और उसका पहला चैप्टर था मनी इज अ स्टोरी। हाँ मनी इज अ स्टोरी। और हम्म। स्टोरी मतलब विच एवर यू हैव चोजन टू बिलीव इन। बिल्कुल और बिल्कुल। ये बात उन्होंने मुझे तब कही थी जो नई नया डिमोनेटाइजेशन उस टाइम हुआ था।
अब आप सोचिए डिमोनेटाइजेशन हो गया, कल तक तो आप उसको हजार हजार के नोट रख करके छाती से लगाए बैठे थे, अब गंगा में बहा रहे हैं उसको दूसरे दिन, बस एक तो दिन हाँ। एक हाँ एक मैसेज कहीं से आ गया कि ये अब मनी हम्म नहीं है, तो वो मनी नहीं है। तो मनी है हम्म क्या? मनी एक स्टोरी है, ये उसकी स्टोरी है कहानी हुई, जो तो हमने ये बिलीव की। अल्टीमेटली कहानी है। बस बिल्कुल बस मैं बिल्कुल। बाकी तो आप बिल्कुल बिल्कुल सही आपने बात कही। तो कुल मिलाकर बात ये समझ में आई कि मान्यताएं ही हमारे साइकोलॉजिकल ईगो का बेसिस है, जिसमें बेसिस तो से ये ये तो मानता है कि मैं हूँ, वो भी साइकोलॉजिकल ईगो तो बिल्कुल चल ही रहा था ना, ये तो ईगो हम्म, इक्वल साइकोलॉजी हमारे हिसाब से। अब जो हाँ नेक्स्ट जो इसमें ब्लास्ट हुआ है वो फिजिकल ईगो पे हुआ, फिजिकल ईगो इसको ऐड किया है। मतलब इसको हम ऐड तक किया हम गया। हम जो जिस ईगो की बात कर रहे थे आज तक, वो साइकोलॉजिकल ईगो ही था। तो करेक्ट। हाँ तो अभी एनिमल्स। आचार्य जी ने हाँ फिजिकल ईगो ऐड करके जो एनलाइटमेंट की जो पॉसिबिलिटी है उसको खत्म कर दिया कि लेकिन अब आप इसके बारे में सोचो ही मत। एनी एनलाइटमेंट आपका होने नहीं वाला है। बस बस नहीं, लेकिन एनिमल्स में फिजिकल ईगो होता है क्या? हाँ फिजिकल ईगो फिजिकल ईगो मतलब मैंपन का जो मैंपन का जो वो भाव है, एनिमल्स और प्लांट वो में भी होता एनिमल में भी होगा। होता है ना। मतलब वो तो आप एक अगर प्रकृति की चीज बिल्ली को डराओगे तो वो पंजा दिखाएगी आपको। उसके अंदर वो उसको तो पता है ना कि उसका उसका जो ये स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर की वो रक्षा अगर कर रही है तो वो फिजिकल ईगो ही कर रहा है। तो वो जो इंस्टिंक्ट्स है वो फिजिकल ईगो से कनेक्टेड है, मतलब समझ लीजिए आप इंस्टिंक्ट का ही हिस्सा है, या इंस्टिंक्ट को चलाने इंस्टिंग वाला इंस्टिंग का फिजिकल ही ईगो। हिस्सा है हाँ। हाँ पर मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि फिजिकल ईगो में भी हम स्टोरीज डालते हैं क्या, ये मैं देखने की कोशिश कर ओ रहा हूँ। नहीं, अहम स्टोरी डालता है कि नहीं उसमें? नहीं, मैं मेरा मेरा स्टैंड पॉइंट ये होगा कि उसमें अहम स्टोरी डाल सकता ही नहीं है। क्योंकि मैं मेरा ऐसा सोचना है कि स्टोरीज जो हैं वो सिर्फ हम्म साइकोलॉजिकल ईगो की कहानी पर ही आती हैं। स्टोरीज आर एनिमल्स में स्टोरीज नहीं होती। इसलिए आपको मालूम है एनिमल्स में डिप्रेशन भी नहीं होता है, एंजाइटी भी नहीं 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 हाँ होती। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एनिमल्स महीनों भूखे कई दिनों तक भूखे रह लेते हैं, उन्हें ठीक है दर्द होता है, लेकिन दर्द सफर नहीं करते। फिर वो वो खाना खा ये नहीं के बोलते हैं ना कि प्रकृति ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया, उस डॉग्स दूसरे के वाली ऊपर। बिल्ली के साथ क्यों नहीं किया। मेरे ब्रदर ने, हाँ, तो वो कहानियां नहीं होती उनके पास। मेरे ब्रदर ने पढ़ी थी डॉग्स साइकोलॉजी के ऊपर एक बुक, और उसमें वो बता रहा था, उसमें हाउ टू ट्रेन अ डॉग उसके ऊपर था। तो उसमें था ये देखो जंगलों में ये दिन भर ढूंढते रहते हैं खाना, लॉट्स मतलब डॉग्स का झुंड, और घूम रहा है सब कुछ ग्रुप, पैक ऑफ बुल्स कह लीजिए, और दिन भर उन्हें खाना नहीं मिला मान लीजिए। तो शाम को हम्म अपना पानी वानी पी पुआ कर कहीं पेड़ के नीचे सो गए, और दूसरे दिन वो उठ करके फिर जब खाना खाने जाते हैं तो उनको पहले दिन की मेमोरी नहीं रहती। मतलब मेमोरी एज एन इंस्टिंक्टिव जो रिएक्शन होना है वो भले ही रह जाए, लेकिन कोई कहानी नहीं रहती उनके पास कि भाई हमें, अरे मैं 3 दिन से भूखा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल वो चौथे दिन वैसे ही जाएंगे जैसे कि पहले दिन जा रहे थे। तो वो एक हम्म। ऑटोमेटेड, सही है आप कहिए आप, उससे चलते हैं प्रक्रिया में। तो हाँ कहानी पर का हम कहानी का लोग हिस्सा कहानी फिजिकल जोड़ते हैं लेवल ना। पे नहीं हो सकता। हम लोग कहानी जोड़ते हैं। हाँ नहीं, कहानी जो है वो साइकोलॉजिकल से जोड़ दीजिए, फिजिकल में कहानी नहीं होती। कहानीकार सारा कहानीकार साइकोलॉजिकल ईगो, बस साइकोलॉजिकल। एक्टर, एक्टर एक्टिंग सब इधर। कहानीकार बाकी सब उधर होगा। बस बस फिजिकल ईगो एक्टर तो वाला मात्र हिस्सा शरीर इधर। कह लीजिए। हाँ, हम्म। और वो जो है वो सिर्फ प्रोसेस है। वो हम्म। शेर जो शिकार भी करता है वो एक प्रोसेस चल रहा है, उसके पीछे कहीं और वो कुछ नहीं है, कहानियां नहीं है वहां पर, नो स्टोरी। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि विदाउट द फिजिकल ईगो द यूनिवर्स डज नॉट बिकम मोर रियल, इट लूजेस इज करंट परसेप्टिबल फॉर्म एंटायरली। अब करेक्ट। फिजिकल ईगो पे चले गए क्या आप? हाँ पढ़ फिजिकल ईगो लीजिए पे। उसको एक बारी। फिजिकल ईगो द सेंस ऑफ आई एम द क्रीचर इनसाइड दिस स्किन बाउंड्री, ओके, lends shape and geometry to the universe। ये जो सेंस ऑफ आई एम का जो क्रीचर है, इसको अभी क्या बोल सकते हैं, अभी ये साइकोलॉजिकल ईगो तो नहीं है, बट ये अपनी रक्षा खुद ही करता है ना। ये ये प्रोक्रिएट और सेल्फ डिफेंस, ये इंस्टिंक्टिव है। इसके मतलब इसके कॉन्फ़िगरेशन में ये बात जुड़ी हुई है कि अगर इसके ऊपर अगर चाकू से अगर कोई ऐसा हमला कर रहा है तो वो अपने आप ही इंस्टिंक्टिवली उसको बचने की कोशिश करेगा।
वो उसके उसके लिए आपके अंदर साइकोलॉजिकल ईगो का इन्वॉल्वमेंट बाद में होगा। शायद आपके अंदर जो फियर वगैरह आएगा वो साइकोलॉजिकल ईगो की वजह से आएगा, बट शरीर अपनी रक्षा करना जानता है, वो अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करेगा। तो वो जो है वो कह रहे हैं कि आई एम द क्रीचर इनसाइड द स्किन बाउंड्री, लेंड शेप एंड ज्योमेट्री टू द यूनिवर्स। इसको थोड़ा सा पढ़िए ठीक से। The three-dimensional structure of experienced reality is not an independent fact about the universe. It corresponds precisely to the three-dimensional geometry of the body doing the perceiving. मतलब जो हम थ्री डायमेंशनल जो वर्ल्ड या यूनिवर्स देख रहे हैं, ये हम इसलिए देख पा रहे हैं क्योंकि हमारा जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो थ्री डायमेंशनल है। इसीलिए हमको वर्ल्ड जो दिखाई देता है, जो हमारे सेंसेस के थ्रू जो हमारा वर्ल्ड हमको जो दिखाई दे रहा है, वो थ्री डायमेंशनल दिखाई दे रहा है हमको। बहुत सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं यूनिवर्स में, वो हमको दिखाई नहीं देती है। हमारी रियलिटी में वो एग्जिस्ट नहीं करती। तो बहुत सारे मतलब सुनाई देते हैं, बहुत सारे मतलब उसको सुनाई देते हैं, रात को दिखाई देता है बहुत कुछ जो हमको नहीं दिखाई देता है। हम अगर हमारे लिए वो एग्जिस्ट नहीं करता है क्योंकि वो हमारे सेंसेस की पकड़ में नहीं आता है, हमारे इस थ्री डायमेंशनल कॉन्फ़िगरेशन के रडार में नहीं आता है, तो इसीलिए वो हमारे लिए एग्जिस्ट नहीं करता है। विक्रम जी क्या बोल। Will work on this. हाँ, तो तो आइडिया सही था। अरे अनूप जी जब हैं तो आइडिया की क्या कमी है। लीजिए, चलिए आ जी। गया। हाँ, चलिए हम तो तो अनूप जी मैं के सहारे तो यहाँ लोग कितने उनसे प्रेरणा ले लेकर सनी देओल बन रहे हैं। चलिए आगे बढ़िए। हम अब नहीं, नाउ आई एम बैक इन एक्शन जी। हाँ, नहीं तो इसमें बात ये हो रही थी कि जो हमको वर्ल्ड दिखाई देता है, यूनिवर्स जो दिखाई दे रहा है, वो थ्री डायमेंशनल हमको इसलिए दिखाई देता हाँ, है क्योंकि हमारी बॉडी थ्री डायमेंशनल है। करेक्ट करेक्ट और करेक्ट। और जो भी थ्री डायमेंशनल के रडार में नहीं आता है वो हमारे लिए एग्जिस्टेंस में नहीं। बस बस बस। रियल हाँ, वो हमारी जो रियलिटी है वो थ्री डायमेंशनल रियलिटी है। मैं वो आपको एग्जांपल यहीं के यहीं दे देता हूँ। मान लीजिए एक इंसान जो बहरा इंसान है, उसके लिए वर्ड्स और हम्म म्यूजिक हम्म डायमेंशनली एब्सेंट है। हाँ, बिल्कुल तो आप समझ लीजिए बिल्कुल। पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री उसके लिए रेलेवेंट नहीं है एग्जिस्ट, क्योंकि वो सुन ही नहीं वो सकता। सुन ही नहीं सकता। तो कहानी और खत्म जो होगी। वही वही है मतलब, वो एक वो है ना, मतलब कबीर साहब का जो एक दोहा है जिसमें वो गूंगे को गुड़, मतलब क्या था वो हाँ हाँ वो हाँ। क्या था गूंगे का गुड़ शर्करा हाँ मतलब वो खाए। उसको उसको कैसे वो मतलब टेस्ट का पता चलेगा कि जिसको टेस्ट ही नहीं आता है कुछ, उसको आपको उसको कैसे समझाओगे आप ये सब। नहीं नहीं, तो वो हम रियलिटी एक शब्द और दिमाग में आ गया। अनूप जी अनुमति दीजिए, कहाँ गए आप। आगे इंटर बढ़िए। इंटरप्रेटेड रियलिटी। ओ, इंटरप्रिटेड, इंटरप्रेटेड। इंटरप्रिटेड इंटरप्रेटेड रियलिटी में हम जीते हैं। मतलब रियलिटी क्या है वो नहीं मालूम है, उसका इंटरप्रिटेशन पे हम चल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ, इंटरप्रेटेड रियलिटी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ रियलिटी मत मतलब बोलिए, हमारे लिए सब हाँ, कुछ रियलिटी, हाँ, इंटरप्रेटेड रियलिटी होती है। तो अब अंधा। इन्फर्ड, आप इन्फर्ड बोल सकते हो कि हमने इन्फ्लुएंस इनफर्ड, कितना हाँ, इनफर्ड। जैसे इन्फर्ड कि अंधा रियलिटी। अंधा इंसान है, हेलन केलर की रियलिटी बिल्कुल अलग हम्म, है। बिल्कुल वो हमारी रियलिटी से मैच नहीं करेगी। आचार्य जी ने एक बार कहा था ना कि अंधा इंसान होगा उसके लिए, जैसे आपके लिए पानी गीला, जैसे कुछ टच किया आपने, तो हम्म, आपके लिए एक उसका आप कहेंगे गीला है सूखा है, बस कहानी खत्म हो गई। लेकिन उस इंसान के लिए द टच विल बी 50-60 टाइप्स ऑफ टच। बहुत अलग रहेंगे। हाँ, हाँ, ये हमारे लिए नहीं है, हमारी रियलिटी में वो नहीं आता है। हमारे रिलेटिव वो हमको नहीं नहीं आता। वो हमको नहीं पता चलेगा जैसे फॉर उसे। एग्जांपल अगर वो दूध को टच करेगा तो उसका फील अलग होगा, उसको हनी हाँ, को अलग टच आएगा। करेगा तो फील अलग होगा, घी को टच करेगा अलग होगा, पानी को। हम लोग भी टू सम एक्सटेंट डिफरेंशिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम्म हमारे लिए कोई चीज लिक्विड है तो कहानी खत्म हो गई, वो लिक्विड है। लेकिन वो हो हम्म, सकता है फॉर एग्जांपल उसकी डेंसिटी को ज्यादा एनालाइज कर सके, तो टच, जो सेंस ऑफ टच है उसका ज्यादा प्रोनाउंस रहेगा। तो इंटरप्रेटेड रियलिटी या फिर इन्फर्ड हम्म, प्रोजेक्शन या इन्फर्ड रियलिटी वही है। हम्म। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अनुप जी आप कुछ जोड़िए इसमें। मैं ये कह रहा हूँ, ये वही है क्या जो
मानसिक और शारीरिक, या ये दो अलग अलग चीजें हैं? नहीं नहीं, ये मानसिक है ये पूरा, सॉरी, ये नहीं, तो मेरा पूरा। मतलब ये शारीरिक है, ये ये शारीरिक, फिजिकल है ना, ये फिजिकल है। ये सिर्फ शारीरिक है जी। इसमें लेकिन इसमें हाँ जी। जिस संदर्भ में आचार्य जी ने शारीरिक अहंकार को समझाया, उससे मेल नहीं कर रहा है ये भौतिक अहंकार। नहीं नहीं, लेकिन लेकिन सुनिए ना, इसमें इसमें कहीं भी कैसे सपरे कैसे कैसे कैसे, पहले आप एक्सप्लेन कीजिए, हाँ, मैं हमको ये शायद कैसे, अच्छा डिफरेंस। क्वेश्चन पूछा है। जो मेरा चल रहा है कि जो हम्म उन्होंने शारीरिक अहंकार को समझाया है, वो हमारे इस तथ्य से था कि भाई, बार बार वो पीड़ा वाली एग्जांपल आ जाती है कि हम्म दर्द दर्द आपके शरीर को तो होगी, हम्म आप हम्म उसमें, जो ये प्राकृतिक चीज है बिल्कुल ही, इसमें हम्म अहंकार, जिसको हम अहंकार अभी तक समझ रहे थे, हम्म जिसको जिसको कि अब मनोवैज्ञानिक अहंकार, उससे हम्म। एकदम पृथक करके ये कि भाई ये शारीरिक अहंकार है। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि ये भौतिक अहंकार और शारीरिक अहंकार एक ही है क्या? नहीं, आप अनुज जी दर्द, शारीरिक अहंकार समझिए, मैं मानो मानसिक अहंकार। अब मेरा वही, दूसरा आएगा कि क्या मानसिक अहंकार और मनोवैज्ञानिक अहंकार एक ही है क्या? अरे यार आप तो दूसरे लेवल पे ले मानसिक गए। और मनोवैज्ञानिक एक ही है, पर भौतिक और शारीरिक भी एक ही है। नहीं 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 नहीं, संदर्भ ही अलग है, मुझे लग रहा है हम संदर्भ, फ्रेमवर्क को, ओ, ओके। मेरा थोड़ा सा जो अनूप जी, आप, जी बोलिए। पहली बात, तो आप शारीरिक अहंकार में से जो दर्द वाला एग्जाम्पल है, उससे थोड़े समय के लिए आप उसको, उसकी खत्म बात मत करें। उसकी बात मत कीजिए, क्योंकि हम्म। वो दर्द और सफरिंग का एक मुद्दा अलग है, उसको लेट इट बी देयर। अभी वो हम जो भी है बात, यहाँ पर, हाँ जी, मतलब वो भी आएगा बाद में। आएगा, वी विल हम्म डिस्कस, लेकिन उसको थोड़े समय हम्म, के लिए आप अदर कर दीजिए, क्योंकि बिल्कुल वो जो बिल्कुल। अभी बेसिक नहीं हम्म बिल्ड हो पा रहा है उसके कारण। हम्म। अभी क्या है, वो जो दर्द जो है ना, वो दर्द भी एक इंटरप्रिटेशन में का ही है, किसी ने उसको, जिसको बुद्ध में राग और द्वेष कहा, आप वहां मत जाइए। अभी हम जो बात कर रहे हैं कि आसपास में दुनिया देख रहा हूं, तो मैं उसको इंटरप्रेट करता हूँ कि ठीक है, वो चीज मुझसे दूर है, ये चीज बिल्कुल मैकेनिकल लेवल पे बात कर रहे हैं। मैकेनिकल जैसे, लेवल पर। हाँ जी, बिल्कुल, जैसे शेर जो है ना, वो उसका विजन जो है वो इस तरह से डिजाइंड है कि वो मूविंग ऑब्जेक्ट्स को जल्दी पकड़ सकता है। और इसीलिए कुछ एनिमल्स रात को देख ही नहीं पाते हैं, कुछ एनिमल्स रात में देख लेते हैं, नॉकटर्नल होते हैं, उनका नाइट विजन उनमें इनबिल्ट होता है। जो चमगादड़ है, वो रात को देख नहीं सकते हैं। तो मैं अभी जिस जिस लेवल पे जो मैं समझ रहा हूँ, फिजिकल ईगो, आप मोरलेस ये कहिए कि चमगादड़ की दुनिया कैसी है, कुत्ते की दुनिया कैसी है, शेर की दुनिया कैसी है, स्टैटिक जीवों को मतलब उनका विजन कैसा होता है, उस तरह की बातें हैं। तो आसपास का वो जो आप, फिजिकली को। वो फिजिकली को जो वर्ल्ड व्यू आपका बनता है ना, वो आपका वर्ल्ड व्यू डिपेंड करता है कि आपके पास कौन कौन सी, आप कह लीजिए, सेंसर्स हैं। अब मान लीजिए कोई ऐसे बीइंग हो जिनके पास सिक्स सेंस हो, सेवन सेंस हो, एट सेंस हो, तो वो हमारी वर्ल्ड को न जाने किस एंगल से इंटरप्रेट करेंगे। हम्म। तो वहां तक है। अभी आप दुख और दर्द को, मतलब वो आप बहुत आगे की बात कर रहे हैं, अभी जो नहीं, मेरे आप साथ, साइकोलॉजिकल पे जा रहे हो, फिर आप हाँ, साइकोलॉजिकल पर जा रहे हो। हम्म, जहाँ पे सफरिंग शुरू हो जाती है वो साइकोलॉजिकल हो जाता है। आपने तो इंटरस्टेलर, वो ब्रेकडाउन होगा अपना उसी का, साइकोलॉजिकल ईगो का ही, जो दो आएंगे। साइकोलॉजिकल ईगो का, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आपने इंटरस्टेलर देखी थी ना, हम्म। इंटरस्टेलर, तो उसमें हम्म। यही बताया था ना कि दे आर द बीइंग्स ऑफ द फिफ्थ डायमेंशन। उन्होंने टेरासेक्ट एक कुछ क्रिएट किया था, जिसके अंदर आप, टाइम वाज आल्सो, यू कुड मूव इन द डायमेंशन ऑफ टाइम, यू कैन गो इन पास्ट, यू कैन मूव हम्म। इन फ्यूचर, एटसेट्रा हम्म एटसेट्रा। हम्म हम्म तो टाइम फॉर हम्म। देम वाज अ डायमेंशन इन द realm, जस्ट एज वी हैव थ्री डायमेंशंस, दे लिव इन फोर डायमेंशंस। तो उनके लिए पास्ट और फ्यूचर कुछ सेपरेट नहीं थे। इसी तरह से एक मूवी आई थी अराइवल, उनके लिए भी वो, जिस तरह से हम पास्ट और फिजिक और फ्यूचर के बारे में एक इंटरप्रिटेशन है हमारा, उनकी इंटरप्रिटेशन अलग तरह से हो सकते हैं। तो फिजिकल ईगो मेरे लिए प्योरली सिर्फ ऐसा है कि चमगादड़ का फिजिकल ईगो है, वो चमगादड़ की बॉडी के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सेट है। घा एक गाय का जो फिजिकल ईगो है, वो उसके खाने से, तो इनका कनेक्शन उनसे रहता है कि भाई आपका फूड सोर्स को आप किस तरह से गेन कर सकते हैं।
तो वो उनकी दुनिया है वो। जैसे कुत्ते की दुनिया में सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट है, बिल्कुल। हाँ उसे हाँ। कलर चाहिए ही नहीं उसको, इस तरह की बात। तो तो प्योर ये प्राकृतिक हो गई ना। बस 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 परा परा प्रकृति, बस उसमें हम्म, उसमें उसमें एक्टर का कुछ काम ही नहीं। प्योर प्रकृति, हाँ, हाँ। उसमें तो आप एक्टर उसमें का जो दर्द भी होता है ना, तो वो दर्द भी हम जैसे इंटरप्रेट करते हैं, वो उनका दर्द भी अलग तरह से इंटरप्रिटेशन होता है उनके लिए। वो प्रकृति क्या, उनकी तो प्रकृति वो जैसी हाँ होगी। हाँ, उसमें कोई कहानी नहीं है, कोई स्टोरी नहीं, कुछ नहीं। और वो उस दर्द को फील भी कैसे करते हैं वो हम नहीं कर सकते। वो उस समय की रियलिटी। अब जैसे मैं कई बार सोचता हूँ, और लेकिन जरा विक्रम जी, इस पे आइए, ये वाला जो है द फिजिकल ईगो, द जी। सेंस ऑफ आई एम द क्रिएचर इनसाइड द स्किन बाउंड्री, लेंस शेप एंड ज्योमेट्री टू द यूनिवर्स। हम्म। ये तो अहंकार की बात हो रही है, यहाँ कोई प्रकृति की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं बात हो रही है कि ये आई एम द क्रिएचर इनसाइड द स्किन बाउंड्री। ये फिजिकल ईगो का डेफिनेशन बता रहे हैं। हाँ, लेकिन आप थोड़ी सी इसमें मेरे हिसाब से आप, द सेंस ऑफ, हाँ बस 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 वो सेंस ऑफ। वो सेंस की बात है वो, हाँ बिल्कुल। इट्स अ द सेंस। सेंस सेंस। ऑफ। द वो सेंस वो ऑफ। वो एक तरह बॉडी की से वजह से हो रहा है वो सेंस। आप उसे उसमें वो षड्रिपु। 5 इंद्रियां जो काम कर रही है ना आपकी, बस 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 वो आपको कुछ इंफॉर्मेशन लाकर दे रही है, जिससे आपके अंदर वो एक वर्ल्ड तैयार हो रहा है। बस उस वो उस वर्ल्ड की बहुत बात कर बढ़िया। रहा है। हम्म। सेंसरी वर्ड, हाँ। वो सेंस ऑफ, ये द सेंस ऑफ, सेंस, वो एक हाँ हल्की सी एक जो झलक है ना कि भाई उसके अंदर भी तो होगी ना कि मैं भी कुछ तो हूं यार। हाँ हाँ, अब बस मैं शेर भी और वो अपने, उतना ही नहीं, और वो वहीं तक है कि भाई मैं गाय हूं, मुझे घास खाना है, कहानी खत्म। बस 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 तो बस, हाँ घास मेरा ठीक है। खाना है। तो इसलिए हम्म। एक गाय जो है वो घास को अलग दृष्टिकोण से देखेगी, और वो दृष्टिकोण शेर कभी समझ ही नहीं सकता है, क्योंकि घास उसका खाना है नहीं। इसके बाद वाली लाइन एग्जैक्टली आपने जो बोला रिलेट कर रही है। द थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ एक्सपीरियंस्ड रियलिटी इज नॉट एन इंडिपेंडेंट फैक्ट फ्रॉम द यूनिवर्स। बस 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 बस। हमारे लिए पृथकता आ जाती है इसको इसको वहां। एक मैं थोड़ा सा इस एक एग्जांपल दूंगा इसमें। मैं कुछ एक किताब पढ़ रहा था, उसमें एक फिलोसोफर है, लॉक करके नाम है उनका, LOCKE। आप उनके ई। बारे में पढ़ सकते हो। तो लोग की, हाँ उसमें, हाँ। हाँ उसमें उन्होंने दो तरह की क्वालिटीज की बात की है। कि एक प्राइमरी क्वालिटी है, जब हम कोई भी मतलब किसी भी चीज को का सेंस हम लेते हैं, तो उसमें एक प्राइमरी क्वालिटी है और एक सेकेंडरी क्वालिटी। तो प्राइमरी क्वालिटी क्या होती है, वो उस ऑब्जेक्ट के अंदर इनहेरेंट होती है। मतलब जैसे उस हाँ। ऑब्जेक्ट का शेप या हम्म। ऑब्जेक्ट का वजन, इसको बदला नहीं जा सकता, वो उसके अंदर इनहेरेंट है। बस तो वो और फिजिकली जो है। वहां वहां तक हम इस फिजिकल ईगो को लेके जा सकते हैं। ये फिजिकल ईगो पहले वो प्राइमरी क्वालिटी को पकड़ता है। सेकेंडरी क्वालिटी क्या है, वो वो आती है साइकोलॉजिकल से, कि अभी उसको उस हम्म। ऑब्जेक्ट को हम बोल रहे हैं कि उसका कलर क्या है, उसका स्मेल क्या है। तो ये फिर रिलेटिव होता है। मतलब अगर वाह। विक्रम जी को अगर कोई कलर, रेड कलर से नफरत है शायद, उनको उनको हो सकता है कि वो रेड कलर बिल्कुल पसंद ही नहीं आए, तो वो उस ऑब्जेक्ट को रिजेक्ट कर सकते हैं। मुझे शायद अगर रेड कलर अच्छा लगता है तो मैं उस ऑब्जेक्ट को, तो यहाँ पे फिर वो साइकोलॉजिकल ईगो इन्वॉल्व हो जाता है। आपको उसको इस तरह से देखना पड़ेगा। बराबर तो पहला बराबर। जो फिजिकल ईगो है, वो प्राइमरी क्वालिटी तक ही आप उसको रखिए, उसको उस उसमें मत लेके जाइए उसको। बस हम्म। उसके अंदर की जो इनहेरेंट जो हम्म। चीज है, हम्म। बस वहीं से हमारा वर्ल्ड अरे क्रिएट होता है। वो सेंस ऑफ जो है ना, उसको आप ऐसे सेंसरी, उसको सेंसरी, बस सेंस बस ऑफ बस। को हाँ सेंसरी मतलब कर ये दीजिए, पांचों इंद्रिय और वो जो लेकर क्लैरिटी आ हो रही है। जाएगी। बस बस। बस 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 तो बस। आप अगर वो 3 इंद्रिय के प्राणी हैं तो आप 3 इंद्रिय की आपकी दुनिया बनेगी, 5 इंद्रिय के 5 की बनेगी। किसी की एक हम्म। इंद्रिय कम है तो उसकी 4 इंद्रिय पे काम चलेगा। उसको मान लीजिए आवाज है ही नहीं, तो आवाज का डायमेंशन ही गायब हो गया उसका। तो ये ऐसे है सेंसरी, मान लीजिए उसको। ठीक है। हम्म। हम्म। अच्छा, आलोक जी ने तो मेरे को भैंसा बना दिया है, जो लाल रंग का कपड़ा देख करके दौड़ लगाता नहीं नहीं, ये जस्ट एग्जांपल दे रहा था, है। जस्ट एग्जांपल मजाक दे रहा था। मजाक मजाक हाँ। मजाक। हम्म। तो जी, आगे। तो इसमें थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ एक्सपीरियंस रियलिटी इज नॉट एन इंडिपेंडेंट फैक्ट अबाउट द हाँ। यूनिवर्स। मतलब ये फैक्ट नहीं है, बट हमारी थ्री नहीं नहीं डायमेंशनल स्ट्रक्चर की नहीं वजह से। नहीं,
फैक्ट को फैक्ट मत बोलिए, इंडिपेंडेंट फैक्ट को एक साथ पढ़िए। वो इंडिपेंडेंट फैक्ट एक बहुत इंडिपेंडेंट इंपॉर्टेंट चीज था, है। इंडिपेंडेंट फैक्ट का इंडिपेंडेंट था मतलब कि देर इज नथिंग ऑब्जेक्टिव एट ऑल। एट ऑल। हाँ, ऑब्जेक्टिव नहीं है, ऑब्जेक्टिविटी सब है कुछ ही नहीं, रिलेटिव है, सब सब्जेक्टिविटी है सब कुछ। सब्जेक्टिव है। बस। पृथक नहीं अपने आप को किया ना उसने, हाँ। बिल्कुल नहीं, कि बिल्कुल। भाई पृथक। मैं और प्रकृति, मैं भाव जो आया। और अब जो जब जब आप ये फिजिकल ईगो पे जाएंगे तो वो चीज नहीं आएगी, वो पृथकता नहीं आएगी फिर। हाँ हाँ हाँ। हाँ मतलब फिजिकल ईगो सेंसरी पर, लेवल पर पृथकता कह लीजिए, सेंसरी लेवल पर। लेकिन उसमें फिजिकल लेवल शेर पर को रहेगी पता है पृथकता। कि शेर को पता है वो आदमी है, मैं शेर हूं। नहीं नहीं नहीं, उसको ये नहीं पता, नहीं। बट उसको ये पता है कि आप उसका खाना हो। खाना हाँ हो। बस, ये उसको पता है, बस वहीं पे ये सेंसरी। पृथकता सेंस है। होगी ना। हाँ वहीं पे पृथकता है ना। हाँ और वो वो। पृथकता आपको प्रकृति में दिखेगी। हाँ तो उसको वो प्रकृति उसको में हिरण, दिखेगी। उसको हिरण देखते ये नहीं पता पड़ेगा कि मैं शेर हूं और ये हिरण है। हम्म। उसको हिरण देखते ही समझ में आ जाएगा कि ये रहा खाना। वो एक हाँ, सेंस है उसमें उसका, तो बस उतना ही है। वो कोई डिफरेंस, वो आचार्य जी को देखेगा तो उसको खाना दिखेगा। हम उसी बस। प्रकृति की वजह से आचार्य जी देख रहे हैं, हमारे लिए गुरु है। हाँ। नहीं मैं और थोड़ा और फिर से इसको इसको जरा, इट आइडेंटिफाइज टू रजिस्टर्स ऑफ द ईगो ऑपरेटिंग साइमल्टेनियसली द सेंस ऑफ आई। साइकोलॉजिकल ईगो में भी कह रहे हैं। ये बार बार मैं थोड़ा इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि हाँ इसी पे नहीं, पढ़ी क्वेश्चन पढ़ी। आएगा। बिल्कुल हम फिर बिल्कुल। से इसी पे। आप फिजिकल ईगो, साइकोलॉजिकल, हाँ आप कहाँ साइकोलॉजिकल पर हो ईगो, अभी? द सेंस ऑफ आई। हम्म। आई एम हम्म। माई थॉट, माई स्टोरी, माई माई हिस्ट्री, स्टोरी एंड माई हिस्ट्री, करेक्ट। माई एंड लेंस मीनिंग टू एग्जिस्टेंस। बस बस। ये डिफाइन कर रहे हैं कि हम्म। आई एम द सेंस ऑफ, आई एम माई थॉट, माई स्टोरी, माई हिस्ट्री, जो हमने अभी तक पूरी बात हाँ, की, पर विक्रम यहाँ जी पर पूरी मेरा, मेरा का भाव है, और वहां भाव है, पर है आई एग्जिस्ट। एग्जिस्ट, नहीं अहम नहीं। भाव है। और वहां पे, मैं हूँ, मैं हाँ हूँ, और ये बस। मेरा है, ये दो अलग अलग चीजें। हाँ मैं हूँ, ये आपका फिजिकल ईगो हो गया। मेरा, ये मेरा थॉट है, ये मेरा, मेरी स्टोरी है, या ये मेरी हिस्ट्री है, साइकोलॉजिकल, ये साइकोलॉजिकल हो गया। मैं मेरा इसको और विचार है, हाँ मेरे विचार से। मेरे, हाँ। मैं इसको और सिंप्लीफाई कर देता हूँ। हम्म। हम्म। फिजिकल ईगो पर अगेन गोइंग बैक टू, इट इज अ सेंस। जैसे सेंस है, गाय को सेंस है कि घास खाना है, ये उसका फिजिकल ईगो है। हम जिस साइकोलॉजिकल ईगो की बात कर रहे हैं उसमें एजम्पशंस आ जाते हैं। गाय एज्यूम नहीं करती है कि ये मेरा खाना है। हमारी जो स्टोरीज है वो सारी एजम्पशंस पर है। एकदम मैं हाँ। हूं ये हूं। हरी घास नहीं, मुझे काली घास पसंद है। पीली बिल्कुल घास बिल्कुल। पसंद है, 2 दिन पुरानी पसंद है, पड़ोसी के खेत की हम्म। पसंद है, गन्ने चीज। की। हम्म। तो जो बहुत कुछ एजम्पशन हो हमारे गया, पास, बहुत सारे चॉइस। ऑप्शंस है, हाँ जो चॉइस। हम्म। साइकोलॉजिकल ईगो की वजह से हो रहे हैं हमारे अंदर। फिजिकल ईगो पे कोई चॉइस नहीं होती, वो पूरी तरह हाँ। से चॉइसलेस होता है। प्राकृतिक रूप से जो खाना आ गया सामने, खा लिया उसने, कहानी खत्म। जो लेकिन आपके जहां ये थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर के लिए पोषक है, वो ले लेगा वो। वो जैसे उसको सांस वो, लेना, आप हाँ समझ लीजिए कि हम सांस लेते हैं। अब वो हवा का भी एक इंटरप्रिटेशन कहीं ना कहीं, एक सेंस तो हमको है ना कि हम सांस हम हम्म। महसूस कर सकते हैं। बस वो हम्म। फिजिकल ईगो समझ लीजिए उसी लेवल पे आके रह गया। तो इंसान के अंदर एक साथ ये दोनों चलते हैं, जानवरों के अंदर सिर्फ एक चलता है। एक ही चल रहा है, बस। फिजिकल ही चल रहा है बस। हमारे अंदर और हमारे अंदर, अब हमारी हाँ। गलती नहीं थी, ये प्रकृति ने ऐसा बनाया कि ये नहीं नहीं दोनों एक नहीं, साथ चल रहे होते हैं। हमारे नहीं अंदर नहीं। वो मैल, मैल आ गया है वो हाँ अहंकार वाला मैल आ वो गया है जो हमारे अंदर। जो उसी की साइकोलॉजिकल वजह से साइकोलॉजी। हम्म। हम साइकोलॉजिकल दोनों के शिकार हैं, वो अपना एक के साथ हैं। नहीं, एक के हम साथ है। काहे और हटाने को परेशान है इतना लोग जी, दूसरा जो आ गया है प्रकृति से, एक से वो अपनी संतुष्ट है। प्रकृति से संतुष्ट हैं। वो नहीं संतुष्ट अब है, आप मैं तो थोड़ा इसमें, संतुष्ट नहीं नहीं, मैं बिल्कुल थोड़ा बिल्कुल सही गुदगुदी, बात है। अगर हाँ, कि संतुष्ट, भाई वो हम अपनी संतुष्ट अगर प्रकृति होते। के साथ अपना जी रहे हैं आराम से। हम्म। हम एक हम्म। को बड़ा वो कह रहे हैं, यार हमें मिल गया है। जब दोनों, प्रकृति ने मां नहीं दिया हम्म। है ना दोनों, हमने तो नहीं मांगा हम्म। था, मिल गया है। मांगा नहीं था, और बट मिल वो गया है जैसे, कि जैसे भ्रम बग में आ है। जाता है। नहीं हाँ नहीं। हाँ, बग, एक ये बग है, एक ये वायरस आ गया है अंदर। एक तो एक वो। इसकी वजह से सफर, अगर ये सफरिंग नहीं पैदा करता तो कोई कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। नहीं अभी नहीं। सफरिंग जुन्नू पैदा ने की कह ना दिया इसलिए। कि सफरिंग गुरुदेव, देखिए सब मैं कितने कॉन्फिडेंटली ये बात जा रही है सब कि
ये दोनों भैया, अभी आगे साइकोलॉजिकल ईगो पे बात आएगी, वो है ही वही तो भ्रम है साला। सफरिंग सफरिंग का कारण हाँ साइकोलॉजी पर हमारे लिए तो है ना, हमारे लिए सफरिंग तो का है। सफरिंग का कारण होना साइकोलॉजिकल ईगो, आप कहिए। नहीं है। मैं उसमें एक बात और जोड़ते, एक एक वो कौन से थे, वो कौन से वाले बाबा थे जो सिगरेट पीते थे और मांस खाते थे और कोई टेंशन नहीं था उनको? एक वो कौन से बाबा कुछ थे? होगा, भतेरे ये हैं। अपने ये है ना। एन एन से कुछ नाम था, हाँ, कोई, निरन अरे वो, देखिए वो केरल वरल का कोई होगा फिर। नहीं 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 नहीं, नहीं, अपने महाराष्ट्र के थे, महाराष्ट्र मुंबई के के। थे, वो बीड़ी वाले बाबा। पीढ़ी वाले बाबा। अच्छा अच्छा, ये रमन्ना महर्षि के जो नहीं 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 नहीं, जो नहीं, बहुत जोर जोर से बीड़ी। चीखते अरे चिल्लाते थे। नहीं नहीं, वो नहीं, एन एन से कुछ नाम था उनका, निरहारी निरंकारी, निहारी बाबा महाराष्ट्र कौन के से थे? थे, राइट राइट राइट, हाँ हाँ हाँ। महाराष्ट्र के थे, मैं ढूंढ के बताता हूँ। आप बात करिए, मैं बात चलिए, हाँ आचार्य करता हूँ। जी बताइए उनके आचार्य बारे में। जी ने आचार्य जी ने भी कहा है कि आप उन बाबा की बात उन तक छोड़िए, और वो मांस भी खाते थे, वो इस तरह की थे जो आप बात कह रहे हैं ना, कि वो फिजिकल ईगो में इंटरफेयर करते ही नहीं थे। तो उनको जब वो खाना है तो खा लेंगे, वो एक तरह से समझ लीजिए, वो अजगर गीता कौन सी थी जिसमें कौन सा नाम था, अजगरी गीता थी क्या थी वो, एक हाँ, अजगर की तरह, हाँ, अजगर अजगर की वो। तरह पड़े रहते थे, वो फिजिकल ईगो के वाले वाले संत थे वो। वो दत्तात्रेय शायद। हाँ, तो वो जो अजगर गीता वाले जो संत थे ना, वो फिजिकल ईगो पर है। तो हाँ, एनीवेज, बिल्कुल। हाँ, तो वो फिजिकल ईगो पे इतने थे कि उनको भाई जैसे मांस भी खा रहे हैं तो खा रहे हैं, वो सिगरेट पी रहे। नहीं, मैं आपको बताऊं अनूप जी, इसके पहले कि वो आइडिया दिमाग से उड़ जाए मेरे, मैं जल्दी से बोल दूं उसको, कि साइकोलॉजिकल ईगो का सफरिंग का हमारा कारण क्या है बताइए? उसमें मैं हूं, ऐसा हूं और मैं अलग हूं और मैं विलक्षण हूं, ये सब नहीं है मेरे हिसाब से। वो कारण वहीं शुरू होता है जहां हमने चूज कर ली कि मेरी शर्ट उसकी शर्ट से सफेद ज्यादा होनी चाहिए, या मेरी घास में खा रहा हूं उसकी वाली घास से ज्यादा ब्रांडेड होनी चाहिए, ग्रीन होना चाहिए। मेरा मतलब, जहां आपने एक चॉइस करा ना कि ये अच्छा है ये बुरा है, जहां आप द्वैत लाए, समझ लीजिए सफरिंग शुरू हो गई। और ये द्वैत लाने का काम करता है साइकोलॉजिकल ईगो। ये मेरा सिंपलिस्टिक इंटरप्रिटेशन है उसका। बिल्कुल सही है। हम्म। आपको आपका इसके ऊपर कुछ है, मतलब। नहीं, ये आई थिंक अब इस पे हमने चर्चा कर ली, और आई थिंक इसको तो रगड़ दिया एकदम, इस, फिजिकल इसमें ईगो सारे को। पॉइंट्स, सारे पॉइंट नहीं, साइकोलॉजिकल तो हो गया, फिजिकल में सारे पॉइंट्स हो गए कवर। नहीं द नहीं, अभी आईज आप एंड, एक ही पैराग्राफ आए थे। अभी तो हाँ इट करस्पॉन्ड से शुरू करिए। हाँ, इट करस्पॉन्ड्स प्रिसाइसली टू द थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री ऑफ द बॉडी डूइंग द परसीविंग। तो हाँ, सही तो है, बिल्कुल परसीविंग सही है, परसेप्शन पे चल रहा है वो, तो ठीक है। चल रहा है। हाँ, ठीक है। दिस इज नॉट कोइंसिडेंस। ओके, द आईज एंड ईयर्स एंड proprioceptive अनु मतलब। आलोक जी, थ्रू परसेप्शन विदाउट एन एक्टर, अपन लोगों को समझाने के लिए उसे ब्रैकेट में अपन लिख लें, विदाउट एन एक्टर, ओनली परसेप्शंस, परसेप्शन विदाउट एन एक्टर। विदाउट, हाँ वो हमारे लिए जरूरी रहेगा, हम क्योंकि लोग हम उसको समझ पाए, एक्चुअली। ताकि क्योंकि हम जहां हाँ। परसेप्शन आएगा तो हम इनबिल्ट हम्म, समझते हैं भाई परसेप्शन है, तो परसेप्ट करने वाला भी होगा। हम्म। कुम्हार, तो ये कुंभ है तो कुम्हार भी होगा, तो हमारा तो झुनुआ ऐसा, क्या बोले, गधा बैठा हुआ है अंदर। ये वर्ड का मतलब क्या है? प्रोप्रियोसेप्टिव सिस्टम, द आईज एंड हम्म। ईयर्स एंड प्रोप्रियोसेप्टिव, इसका हिंदी में क्या था अनुप जी? देखना पड़ेगा, मैं भी इंग्लिश में आ गया था। हाँ, नहीं नहीं, मतलब हिंदी तो वहीं पे है ना, हम थोड़ा उसका खोल के देख लेते हैं थोड़ा। खोला मैंने, हाँ। आंखें, कान, और वो वही है प्रोप्रियोसेप्टिव, मतलब अभी उसके लिए कोई हिंदी में वर्ड ही नहीं है। हद हो गई ये तो। मत मतलब अभी भटकिए मत, गूगल वहीं पे करना रहते हैं, पड़ेगा। उसी को सर्च कर लेते हैं। हाँ, वहीं हम्म, पर रहता है, वहीं पर है, मतलब अगर आप कह हम। लीजिए वो तो सेंसरी इनपुट है, बस, द कुछ आइज नहीं। एंड ईयर्स एंड जो
कोई खतरनाक ब्रिटिश इंग्लिश ही है भाई, ये प्रोप्रियोसेप्टिव सिस्टम। आपने नहीं, कभी मैंने सुना तो था इसको विक्रम जी इसको वर्ड हम्म, हाँ प्रोप्रियोसेप्टिव? व्हाट इज द हाँ प्रोप्रियोसेप्टिव? इसको लुकअप तो कर लेते हैं ना। It says हाँ, इट्स relating to the stimuli that are produced and perceived within an organism, especially those बस connected with position and movement of body. बस Proprioceptive. बस ये देखिए, आ गया ना वही बात की, वो शेर दौड़ता है इसलिए उसका विजन उसका वैसा बना हुआ है खाने के हिसाब से। उनका विजन दूसरा होता है, बिल्कुल। उनको रात को हमारा भी विजन दिखता है। अलग है। हाँ, कैट The eyes फैमिली and में। ear are proprioceptive system, organize reality into the shape that is consistent with housing a body of this ऑफ kind. दिस काइंड, दिस थ्री ऑफ डायमेंशनल काइंड। ऑर्गेनिक, हाँ, ऑर्गेनिज्म्स काइंड, ठीक है, तो विदाउट हमारे Without, रिएक्टिंग। हिसाब से हमको वो चीजें दिखाई देती है, वो अब शेप आ भी गए वैसे लेते हैं। दूसरा में लाइन में यही है, विदाउट द फिजिकल ईगो द यूनिवर्स डज डज नॉट नॉट बिकम बिकम मोर मोर रियल। रियल. It हम्म। loses its current परसेप्टेबल perceptible फॉर्म from इंटायरली। entirely. बस It, मतलब okay, it loses its current इसके लिए perceptible कल्पना भी form करना, entirely. इसलिए हाँ मतलब इसकी कल्पना भी कौन करेगा ना। हम तो फिजिकल ईगो ही है, तो फिजिकल ईगो उसके उसके ना होने के बाद क्या हो सकता है, इसकी इंफॉर्मेशन कौन लाएगा हमारे लिए। हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है, तो इसीलिए हमारा जो यूनिवर्स है वो कंसिस्टेंटली वो डिपेंडेंट है फिजिकल ईगो के ऊपर। Without the अगर physical ego, फिजिकल ईगो नहीं है तो यूनिवर्स भी एग्जिस्ट नहीं यहाँ कर पे पाता। हाँ, the बस बस universe बस, does बहुत not बहुत become बड़ी more बात बोल real. रहे। आचार्य जी ने बहुत पहले एक बात कही थी कि अमीबा एक एक सेंस वाला प्राणी होता है। अमीबा हैज ओनली वन सेंस। हम्म। तो उसका सिर्फ उसका काम ये होता है कि वो अपने आप को मोटा करता जाता है, और जब बहुत मोटा हो जाता है तो दो में विभाजित हो जाता है। इट ब्रेक्स इनटू टू, एंड देन द टू विल रिपीट द सेम साइकिल, दे विल कीप ऑन ईटिंग एंड बिकमिंग फैटर। वंस दे बिकम टू फैट, देन दे स्प्लिट इनटू टू। तो अमीबा के पास एक ही सेंस है, बस वो खाना खाना, दैट इज इट। अब उसकी जो रियलिटी है उस ऑर्गेनिज्म की, उसको ना तो कोई कलर्स दिखते हैं, ना उसे कोई खुशबू आती है, ना वो कुछ कुछ सुनता है, ना वो कुछ, ऑफ कोर्स, ना कुछ वो सोचता है, लेकिन उसका काम चल रहा है। तो उसकी काम जो चल रहा दुनिया है वो उसका सिर्फ दुनिया में ये जो मिले खा जाओ और मोटे हो जाओ, और मोटा होकर के जब ज्यादा मोटे हो जाओ तो दो में विभाजित हो जाओ, बस। उसके पास कोई कोई ऑर्गन्स नहीं है, कुछ भी नहीं। उसका ना वो मेल है ना वो फीमेल है, कुछ नहीं है। है। तो फिजिकल ईगो को आप समझ लीजिए कि बस उसी लेवल का है जहां पूरी तरह से परा प्रकृति में है। दूसरी भाषा में वो अजगर गीता स्टाइल का है, वो जो हो रहा है वो होने देता है। और वो कौन से वो निरंकारी बाबा थे कि जो उनको सिगरेट पीते थे, पीने देते थे वो बॉडी को। उनका कोई मॉरलिस्टिक था ही नहीं, एटीट्यूड रखते ही नहीं थे वो। हाँ हाँ, वो रखते ही नहीं थे। मतलब उनको किसी ने कहा कि आप इतने सिगरेट पीते हो, आप सिगरेट से एडिक्टेड हो। तो हाँ उनका जवाब ये था कि हाँ, हाँ, मतलब जहां से मैं देख रहा हूँ तुम सिगरेट ना पीने से एडिक्टेड हो। हाँ, करेक्ट। वो कमलवत थे, वो पानी में थे, लेकिन पानी इनको छू नहीं पा रहा था, ऐसे कह लीजिए। हम्म। हम्म। एनीवेज, अब वो बात डाइग्रेस करेंगे, लेकिन वो फिजिकल लेवल का तो मामला आप समझ लीजिए। बल्कि अनूप जी, इसको और साफ करके अगर कहा जाए तो ऐसा क्यों नहीं कहें कि फिजिकल ईगो वो है जहां मैं का एक सेंस रूप में रह गया है। एक, समझ लीजिए, सेंसरी, जैसे आंख देखती है बस। अब इसमें मैं देख रहा हूं, ये एक्टर नहीं है कहीं भी। शेर को ये बिल्कुल हम्म, ख्वाब नहीं आएगा कि मैं डिज्नी वाला शेर हूं, कि पिंजड़े वाला शेर हूं, या जंगल का शेर हूं और जंगल का राजा हूं। कुछ नहीं, वो है बस इस हद तक है कि वो अपनी बॉडी संभाल रहा है, खाना खा रहा है, और बच्चे पैदा कर रहा है, बस। अभी याद आ गया, उनका नाम याद आ गया, निसर्ग दत्त महाराज। निसर्ग दत्त, अरे सर ये बहुत वही तो बार थे, पूछे। निसर्ग निसर्ग दत्त। निसर्ग दत्त। दत्त। निसर्ग दत्त महाराज। बॉम्बे में रहते थे। बॉम्बे में रहते थे। हाँ, निसर्ग दत्त महाराज। ठीक। तो ये लास्ट लास्ट स्टेटमेंट जो थी वो इसकी, विदाउट विदाउट द द फिजिकल ईगो, विदाउट द यूनिवर्स। फिजिकल ईगो कॉमा
the universe does not become more real. It loses its current perceptible form entirely entirely without the physical ego. without the physical ego. For whom? For the person without the physical ego, for whom? अभी फॉर हुम की नहीं, यहाँ पे बात आ रही है और विदाउट, कहूँ कि अगर पहले दो। यहाँ पे तो फिजिकल ईगो है ना। हाँ, नहीं मतलब नहीं। आप जैसे अभी ये कप है, हम्म। ठीक है। अभी अगर फिजिकल ईगो नहीं है तो मुझे इसका शेप भी पता नहीं चलेगा, मुझे हाँ, कुछ भी पता नहीं चलेगा इसके बारे में। नहीं, और वो कुछ चूंकि आप 3 डायमेंशनल है, इसलिए मुझे आप कब को भी थ्री मुझे डायमेंशनल ये पता चल रहा है कि ये कप है, बस 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 यही सिद्ध करता है कि फिजिकल ईगो है अभी। बस बस, ठीक है। आपको ठीक ठीक। आई अभी थिंक ये ये। वो अहम वृत्ति की तो नहीं बात है, जो कहते थे कि हर जड़ में भी वृत्ति, हाँ हाँ, वही है वही है। वृत्ति के जड़, रूप में है, वृत्ति के रूप में है बस। जो अहम वृत्ति, जो हर अहंकार नहीं है। जड़ में भी है, अहंकार नहीं है, अभी वृत्ति अहम फॉर्म में अहम सब में वृत्ति है। है वृत्ति है, बस वही है वही है। है ना। सिर्फ वृत्ति, नॉट अहंकार। मैं का भाव। हाँ, तो वृत्ति होगी ना। हम्म। शुरुआत जो अहम वृत्ति से शुरू होती मैं है, जो होते हैं, हाँ। वही चीज है, है ना, बीज चाहे बीज वो रूप पेड़ में। हो, कहती है मैं हूँ, बीज आई रूप में, एग्जिस्ट। बीज मैं रूप हूँ, में, हाँ, बीज रूप में। मैं हूँ जो जो कहती है। जो जो वो भाव है, उसको हम्म, वो जो, इसलिए ये रीजन था, क्योंकि ये आई थिंक यहाँ तक गए तो अहम वृत्ति तक थे सब, लेकिन इसको इस तरीके से डिस्क्राइब करना और समझाना ताकि लोग ऑल क्लियर हो, ये करेक्ट जो पूरा करेक्ट। भाव चल रहा है कि भैया हम्म। हम पुराने। अपने आप को बोलते हैं कि अलग है ये मामला, मेरा और सामने जो दिख रहा है, या जो भी और जड़ है, वृत्ति के रूप इसको में, तो वृत्ति के रूप में, वो अहम बस वृत्ति है तो सब में टेंडेंसी ही, के रूप में, हाँ, बस बस। टेंडेंसी फॉर्म में। तो इसको आगे जोड़ ही दिया उन्होंने आगे। देखिए इसको क्या किया। दिस इज अ रेडिकल पोजिशन। इट मीन्स द फ्रेमवर्क कैनॉट सिंपली assert the body is real, the universe is real, as though these are self-standing facts available independently of an ego to certify them. मतलब बॉडी रियल है, यूनिवर्स रियल है, इसको अहंकार के अलावा और कोई सिद्ध नहीं कर सकता। ये मतलब ये सिर्फ अहंकार के होते हुए ही इनकी बात की जा सकती है। बॉडी रियल है, यूनिवर्स रियल है, ये सेल्फ स्टैंडिंग फैक्ट्स नहीं है। ये दीज आर the body is real, the universe is real, as though these are self-standing facts available independently of an ego to certify them. तो इसको क्या कह रहे हैं कि फ्रेमवर्क कैनॉट सिंपली assert दिस। फ्रेमवर्क नहीं कह रहा है ये ऐसा हो सकता है। द बॉडीज रियलिटी इज इटसेल्फ द ईगोज क्लेम। यहाँ Right. पे बॉडी की रियलिटी वो ईगो का क्लेम हो ही गया है। द बस बस। यूनिवर्स शेप इज इटसेल्फ द ईगोज कंट्रीब्यूशन। ओशो ने ओशो ने एक कहानी सुनाई थी, और उस कहानी का सार मुझे याद आ रहा है। वो ये था, उन्होंने कहा था कि मान लीजिए आपके घर में हरे रंग के पर्दे लगे हुए हैं, और किसी ने आकर के लाइट बुझा दी। अब बताइए कि और बिल्कुल घुप अंधेरा हो गया। अब बताइए पर्दों का रंग क्या है? कोई रंग नहीं है। हमारे को हमको दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, हमारे लिए ऐसे पर्दे एग्जिस्ट ही नहीं करते अब। बस पकड़ लिया आपने। बस इतनी सी बात है कि वो जो एग्जिस्ट ही तब तक करता है जब तक कि वो परसेप्टन रियलिटी में आपने उसको कहा ये हरा है, ये पीला है, ये नीला है। और बिजली गायब कर दी आपने, अब वो पर्दे हैं, लेकिन पर्दे में अब कोई रंग नहीं है। आप छुएंगे तो शायद पर्दे से आपको लग जाए, लेकिन कलर इज गॉन। तो वो जो आप बात कह रहे हैं ना, वो वाली बात आ गई। बट इसमें आप देखिए, इसमें वर्ल्ड मेरा डिसअपियर हो गया, ठीक है। बट मैं हूं का भाव तो अभी भी है। हाँ हाँ हाँ, तो वो अहम वृत्ति के रूप में रहेगा वो, हम्म। हम्म। कि मैं हूँ। जैसे आप सो गए, मान लीजिए, अब सोते में अब भी एक। एक एक मिनट, जब आपने बोला ये स्टेटमेंट वर्ल्ड डिसअपियर हो गया, हम्म। अरे आप थोड़ा सो इसको, गए, आप सो इसको गए। साइकोलॉजिकल मत लेकर जाइए। साइकोलॉजी में तो वो जिंदा है अभी भी। अगर आप साइकोलॉजिकल ईगो पर चले गए तो मैं मन से खड़ा कर लूंगा अपना आंतरिक जगत। हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम मैं फिजिकल ही ईगो पर बोल ही। दूंगा कि मेरे लिए मन डिसअपियर, वर्ल्ड डिसअपियर हो गया, अहंकार बोल रहा है
कि अहंकार के लिए वर्ल्ड डिसअपियर हो गया। नहीं नहीं, मैं नहीं, परसेप्शन की बात कर रहा हूँ, परसेप्शन में परसेप्शन नहीं आ है। रहा है ना, आप सो, परसेप्शन में नहीं आ रहा है। अच्छा आप सो अच्छा। आप सो गए। परसेप्शन में। नहीं, आप सो गए। अब आपके आपके घर के कौन से पर्दे हैं? कुछ भी नहीं। बस उतनी सी बात है। मतलब वो दूसरी भाषा में ये कहिए कि आप जो भी रियल कहते हैं वो सब परसीव्ड है। जो बॉडी भी कहते हैं वो परसीव्ड है। आपकी कहानियां तो परसीव्ड है ही, आपके फैक्ट्स भी परसीव्ड है। सभी उसके कुछ लिए परसीव। भी कोई स्टैंड हाँ, अलोन ऑब्जेक्टिविटी है ही दो, नहीं। दो ये में से एक का होना बहुत जरूरी है, तभी वो सारी चीजें अस्तित्व में है, अदरवाइज कुछ भी बा, अस्तित्व में नहीं है। बाइबल में लिखा है ना, लेट अनूप जी देयर। को कहीं ना कहीं अटक रहा है, अनूप जी नहीं अभी नहीं, मैं क्लियर नहीं हो चूंकि पा रहे वो कि मैं ये मैं स्टेटमेंट जो चल रहा है ना आलोक जी, हैं। हाँ, उसमें शायद हम उसको, पकड़ नहीं पा रहे हैं। हाँ, इस फ्लो में नहीं पढ़ कर पा रहे हैं कि ये एक फ्रेमवर्क समझाने का भी उतारने की कोशिश की जा रही है, राइट। थिंक अबाउट कि हम एकदम नए रीडर हैं और हम्म। हमें एक फ्रेमवर्क दिया गया है, तो वैसा अगर हम्म। पढ़ें हम इसको कि हम हम्म। हमें कुछ अभी, चलिए हटाइए जितनी हमने चीजें हैं, अब बिल्कुल थिंक अबाउट एक नया आनिया इसको पढ़ रही है। मैं तो वैसा ही पढ़ रहा हूँ ना, आप उसको पास्ट में से लेकर आ रहे हैं, अहम वृत्ति ये वो सारी चीजें। मैं तो पास्ट में गया ही नहीं, मुझे तो वो ख्याल ही नहीं आ रहा है। हम्म। मैं नहीं तो इसको ऐसे ही पढ़ रहा हूँ कि ये जो चीज है, ये फ्रेमवर्क मतलब, जो अभी जैसा यहाँ पे कहा है कि द यूनिवर्स ये वाला शेप इन। दिस इज अ रेडिकल पोजीशन, यहां से देखिए। हाँ, दिस इज अ रेडिकल पोजिशन। इट मीन्स द फ्रेमवर्क कैनॉट सिंपली assert द बॉडी इज रियल, द यूनिवर्स इज रियल। ठीक इसको As thou वो these are self-standing facts available स्टैंडिंग फैक्ट independently of an ego to ठीक है, ठीक है। certify them. टू सर्टिफाई। हाँ, मतलब ईगो से इंडिपेंडेंट नहीं है ये दो चीजें, जिसको बॉडी इज रियल एंड यूनिवर्स इज रियल, ये दो चीजें ईगो से इंडिपेंडेंट नहीं है। ईगो है तो ये दो चीजें है, अगर ईगो नहीं है तो ये दोनों चीजें नहीं है फिर। नहीं है बस। ठीक। ठीक। बाइबल में लिखा है ना, लेट देयर बी लाइट। हम्म। तो वो जो लेट देयर बी द लाइट है, वो उसका एक इंटरप्रिटेशन ये कहिए, लेट देयर बी अ साइकोलॉजिकल ईगो। नाउ द वर्ल्ड इज क्रिएटेड, एवरीथिंग होता है वो साइकोलॉजिकल ईगो, लेट देयर बी नो लाइट। तो देर इज नो हम्म। क्वेश्चन ऑफ एनी डिस्टिंक्शन। आपके पास लाल बॉल है, हरी आपने बॉल है, आपने पीली उस बॉल। वक्त, उस वक्तव्य को तो मतलब थोड़ा, मतलब आपने उसको धूल में मिला दिया है शायद। नहीं मतलब नहीं। बात ऊंचे स्तर की हुई है, आप उसको उस तरह से देखिए, नहीं लेट नहीं। देयर बी लाइट मतलब आप इसको ऐसा भी सुन सकते, मतलब इसको ऐसा भी पढ़ सकते हो कि एक अंडरस्टैंडिंग का जो लाइट है उसकी बात हो रही नहीं है नहीं, कि वो थी, अलग तरह से थी, लेकिन हम तो एपी फ्रेमवर्क को समझने बैठे हैं, बाइबल को नहीं। तो आपके पास तीन चार बॉलें हैं अलग अलग कलर की, अनूप जी। हम्म। लाल, नीली, पीली, बिलियर्ड्स की अलग अलग कलर की बॉटल बॉलें हैं, और एक बैग में रखी हैं। और आपसे कहा है कि भाई लाल बॉल इधर रख दीजिए, नीली बॉल उधर रख दीजिए। हम्म। किसी ने आकर बत्ती बुझा दी। देर इज नो लाइट। अब आप बॉल का क्या करेंगे? आपके लिए बॉल तो बची है, लेकिन कलर गायब हो गए। अब तो तो मेरे ख्याल से वो बॉल सिर्फ मेमोरी में है, अभी तो आप इमेज बनाकर उसको, उसकी कल्पना कर सकते हो, आपके लिए वो एग्जिस्टेंस में नहीं है आपकी, क्योंकि आपके वो परसेप्शन में नहीं है। जब तक परसेप्शन, मतलब मैं आंखों की बात कर रहा हूँ, अगर आप उसको परसीव्ड, हाँ। हाथों हाथों से अगर टच करके आप देख रहे हो कि हाँ ठीक है भाई बॉल, इसमें उस बॉल को रिप्लेस करके और आपके आपके हाथ में अगर सेब पकड़ा दिया तो आप बॉल ये भी समझ सकते हो आप। ये ऐसा तो कि ऐसा क्यों ना करें, ऐसा क्यों ना करें कि जब भी हम रियलिटी पढ़ें कभी भी, तो अपने मन में हम उसको रियलिटी नहीं बोल करके परसीव्ड रियलिटी पढ़ें। हम्म। तो फिर हम धोखे नहीं खाएंगे जो हम आमतौर पे खा जाते हैं, कि सभी परसीव्ड कुछ रियलिटी। परसीव्ड रियलिटी है, असली रियलिटी कुछ नहीं है। ब्रह्म ब्रह्म, ये भी तुम्हारे दिमाग में बने हुए हैं ब्रह्म। कोई ब्रह्म नहीं, जिसको कोई ब्रह्मा रियलिटी, नहीं। रियलिटी, हम तो आगे चले जाते हैं ना विक्रम जी। अभी तो हम फ्रेमवर्क पढ़ रहे हैं तो हम फिजिकल ईगो पर है, हाँ हम हाँ, तो रहते तो सभी कुछ वो साइकोलॉजिकल ईगो पर ही परसीव्ड। है। हाँ, वो परसीव्ड हम तो रियलिटी, माना साइकोलॉजिकल पर ही परसीव। चलते हैं, जो हम रियलिटी मानते हैं वो हम्म। रियलिटी परसीव से भी आगे होती है।
हाँ हमारी तो इंटरप्रिटेशन भी आ जाती है उसके अरे अंदर। नहीं, परसीव्ड नहीं होती तो इमेजिन हो जाती है, वो सही बात है, हाँ, हम तो और इमेजिन आगे होती नहीं। है, बहुत सारी व्याख्याएं आ जाती है उसके अंदर, बहुत सारे हमारे जो बिलीफ्स है वो भी सब आ जाते हैं, सब कचरा ऐड करके फिर हम उसको रियलिटी बनाकर देखते हैं। हम्म, हिस्ट्री हिस्ट्री सब सही आ जाता है उसके अंदर, सारा सही। कचरा मिक्स करके फिर वो हमको जो एकदम जो मस्त वाली जो लगती है जूसी रियलिटी, वो हमारी रियलिटी होती है। हम इतना मतलब एजम्पशंस, ऐसे थोड़ी मान्यताएं। रहते हैं, हम इतने पाक हम्म, साफ थोड़ी है, हम फिजिकल ईगो पे रह रहे हाँ मान्यताएं मान्यताएं। हम एपी फ्रेम में पढ़ते हैं तो 25 चीजें और लेके आते हैं। हैं। एग्जैक्टली। अपना देखिए, ये इंदौरी तड़का, बिहारी तड़का, महाराष्ट्री तड़का सब लगा रहे हैं ना ये उसमें। सारी चीजें आ रही है भैया ना उसके खाने अंदर। पीने की बातें मत कीजिए, अभी थोड़ी देर में आप पोहा भी बोल देंगे, फिर गड़बड़ हो जाएगी। फिर उठना पड़ेगा उनको बनाने के मुझे लिए। पहले ही भूख लग रही है। ये आपका तो ये टाइम हो टॉपिक गया इनफैक्ट अब। हाँ हाँ। ये टॉपिक भी ऐसा है कि इसमें टाइम का पता कितनी, नहीं चलता है। हाँ चलिए। ये तो है, हम तो फ्लो में बहते जाएंगे। थोड़ा इसको ये वाला एक पैराग्राफ कर लीजिए, फिर आज विराम करते हैं, ठीक है, कल फिर जुड़ जाएंगे। फिर हाँ विक्रम, हाँ कीजिए कीजिए। विक्रम जी नहीं तो तो कल से आएंगे ही नहीं फिर। हाँ, नहीं नहीं, ऐसा नहीं नहीं, नहीं है अभी आएंगे तो। आएंगे, आप अभी कीजिए कीजिए, पो, अनूप जी अभी पोहा कीजिए। लेके आइएगा कम से कम। ये तो सिलसिला चल गया अभी अनुज जी, ये तो मैं आपको वही कहने की कोशिश कर रहा था, इस सिलसिले को चलाइए, नहीं नहीं, इसमें आप ये पीछे मत देखिए, हटिए। आपको धक्का देना पड़ेगा। आप जानते हैं लोग जी, ये सब खेल खिलाड़ी माए वो सब होगा, या इधर थे वो तो, इसको तो धक्का दे दे के हाँ, रोज इसी तरीके से बिल्कुल चलेगी वही ये गाड़ी, और वही कोई चलने एग्जैक्टली। का नहीं है। हाँ, एक लाइन एक हाँ, पैराग्राफ कर लीजिए। व्हाट देन इज रियल फॉर द फ्रेमवर्क, मतलब ये अभी क्वेश्चन। महत्वपूर्ण सवाल आ गया कि हम्म फ्रेमवर्क के लिए फिर रियल क्या है। ओनली दिस, द ईगोज ओन एग्जिस्टेंस। ठीक है, हम्म ईगो अपने एग्जिस्टेंस को तो मतलब खारिज नहीं कर रहा है, मैं हूं, इसको तो हम बोल रहे हैं कि हाँ भाई ठीक है तू है। हम्म ये हम्म तो हम वो डिकार्ड के इसमें जा रहे हैं कि आई थिंक सो आई एग्जिस्ट, वहां पर हम लोग तो नहीं, ये थिंक मतलब थिंक नहीं। नहीं, थी, ये डिकार्ड ने जैसा कहा था डेकार्ड कि के। आई थिंक। नहीं नहीं, वो एग्जिस्टेंस को पढ़िए फिजिकल ईगो, हाँ सफरिंग को हाँ, पढ़िए साइकोलॉजिकल ईगो। बिल्कुल बस बिल्कुल ये है, बिल्कुल, हाँ ये इसको फ्रेमवर्क है, ये फाउंडेशन है जी। हाँ, बट मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि हम्म डिकार्ड ने अगर कहा था कि आई थिंक, तो इसको बहुत परिष्कृत करके बहुत साफ करके अभी एपी कह रहे हैं कि ईगोज ओन एग्जिस्टेंस, ये हम इसको रियल कहेंगे, मतलब हम्म। यहाँ यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। और एंड द सफरिंग। सफरिंग, हम्म। हाँ, एंड द सफरिंग दैट फ्लोज फ्रॉम इट्स फंडामेंटल कंडीशन ऑफ इनकम्प्लीटनेस। ठीक है, बस। अब उसकी अपूर्णता से तो पूरी की पूरी बात आ गई, अब अहंकार पे आ गए। दीज टू, ego existence and ego suffering, are the framework's bedrock. ब्यूटीफुल। They require no external verification. बिकॉज दे आर और सेल्फ सर्टिफाइंग। ये वही चीज हो रही थी, ये फंडामेंटल चीज है। सेल्फ सर्टिफाइंग, ये जो था ना, ये अभी जो ये सवाल आया वापस ले था। आए, इनफ ऑफ डेफिनेशन, फोकस ऑन जो हमारा हम्म, कोर है, जो पूरे हम्म, वेदांत का कोर है, अहम, उसकी इनकम्प्लीटनेस, और आ जाओ अपनी रियलिटी पे कि भाई ये तो तुम हो ही, हम्म। और यहाँ से उसको सफरिंग शुरू झुठला होती तो है। नहीं सकते हो ना कि हो, नहीं, हाँ, और सफर कर रहे हो, सफर कर रहे हैं बस। अगर और हो तो सफर कर सफर रहे हो करो। क्योंकि इनकम्प्लीट अपने आप को मान रहे हो। हम्म, एक मान्यता बैठ गई है कि हम्म, शुरू से ही इनकम्प्लीटनेस की, राइट हम्म, फ्रॉम द बिगिनिंग एक सेंस ऑफ इनकम्प्लीटनेस बॉर्न हुई, और वो मान्यता हमारे को अब ये सफरिंग का कामना 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 और सफरिंग सफरिंग सफरिंग, ये एक साथ सब ये चल रहे हैं। ये मेरे ख्याल से इनबिल्ट है, इस बॉडी के फ्रेमवर्क के अंदर ही ये इनबिल्ट है सब, मतलब इनकम्प्लीट की जो जो सेंस है इनकम्प्लीट का, वो इस बॉडी के साथ ही आया है। हाँ, शुरुआत वहीं से हुई है, लेकिन जैसे आज के सत्र में हुई बात, फिर उसमें बार बार एडिशन शरीर और समाज कराता जाता है। बहुत बहुत कराता जाता है, वो उसी में फिर करते। लेयर पे लेयर बनते जाते हैं। एक संयोग ही रीजन है, प्लस क्लीन करते संयोग। रहो, रोज नहाओ। तो अगर हम्म, रोज ये हम कर लें बैठ के, हमारे लिए नहाना मतलब यही है कि आधे घंटे का अगर हाँ, शावर लेते हैं तो आत्मस्नान, आधे ये घंटा ये आत्म भी कर स्नान है। लीजिए।
ये आत्म स्नान आत्मस्नान। कर लीजिए आत्म स्नान। अब आचार्य जी आ जाएं तो अच्छी बात, नहीं तो अपना कर लीजिए। अगर जिस दिन ना आए और लगे तो फिर और कर लीजिए, आधे घंटे एक बार और नहा लीजिए, गर्मी ज्यादा लग रही हो तो। बहुत ही ज्यादा गर्म हो गए फिर से आ जाइए फ्रेमवर्क के साथ। तो कुल मिला बिल्कुल। के अहंकार द्वैत पे आ गए, द्वैत के बाद ये आ गई कि बात पूरी इसकी अब फ्रेमवर्क पे बात होगी। आलोक जी इसको कंप्लीट कर लीजिए फिर। They require no external verification because they are self-certifying. ये तो ठीक है। The ठीक। ego does not need proof that it suffers. The suffering is the proof. बस पीरियड। Period. कैसे झुठला दें कैसे जुड़ और जुन्नू किसको, कैसे जुड़ किस जो भी जो भी मतलब कहा जा रहा है कि आपकी सफरिंग मिथ्या है, आपका आपका ये सब परसेप्शन है या ये है वो है, आप कुछ भी बोल सकते हो इसको, बट जो सफर हो रहा है उसके लिए तो बहुत रियल है। जिसको ये आभास हो गया, हम्म। मतलब ज्यादा तो अब जो प्राणी हमारे सफर कर रहे हैं हमारे साथ के हम्म। प्राणी, मतलब बाकी जितने भी, चाहे सहपाठी, चाहे हम्म। सहकर्मी या घर परिवार, उनको एहसास ही नहीं हो पा रही है, तो अब उनके लिए क्या ईगो और क्या फ्रेमवर्क। हाँ, सफर मुझे मैं तो अपने आप को जब देखता हूँ तो सफरिंग तो पैदा होती है। ऐसा नहीं है कि सफरिंग पैदा नहीं होती है। मतलब ये जो बॉडी का जो फ्रेमवर्क है और फिर इसमें जो कुछ भी रिश्ते नाते बनाकर रखा हुआ है, बहुत कुछ जो कुछ भी है, उसमें जब भी वो जैसे दाल में नमक कम हो गई तो आपको एक एक टेस्टलेसनेस का एक जो भाव आता है, उससे जो चिड़चिड़ाहट पैदा होती है, वो तो आपको वो आप महसूस कर ही रहे। तो उसी में रिश्ते में जब खटास मिठास होती है तो एक अलग तरह की जो सफरिंग आती है, वो सफरिंग तो हम, हाँ उसको फिर हम अवेयरनेस से और फिर ये सारे, इसीलिए ये पूरा अध्यात्म है। हम, पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो सफरिंग होती नहीं है। सफरिंग तो होती है। हम्म। मतलब जब होती है तब वो बहुत रियल होती है। पर बाद में फिर हम उसको अवेयरनेस से हमको दिखाई देता है कि ये तो सब मतलब अब खेल चल रहा है भाई, अब माइंड का सब खेल चल रहा है। वो कहानियां बना रहा है, वो उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है और आपको परेशान कर रहा है बस। तो उससे आप थोड़ा सा मतलब हट जाते हो तो वो सफरिंग फिर ड्रॉप हो जाती है, बट सफरिंग तो पैदा होती ही होती है। हम्म। हम्म। नहीं बिल्कुल। हम इसमें आप कुछ जोड़ सकते हो विक्रम जी, आपके आपके सफरिंग तो है, मतलब इसको झुटला कैसे सकते हैं? ये हम हमने मतलब ज्ञान से और इस सारी चीजों से समझा है कि भैया सफरिंग एक मिथ्या है, और हमारा सब हमारे सब ईगो की वजह से हम बहुत ज्यादा सफर होते हैं। सफरिंग सब का मतलब ये है कि ईगो बहुत ज्यादा ठोस है, बस अब जमा हुआ है। सफरिंग ज्यादा तो, सफरिंग मतलब ज्यादा ठोस ईगो। हाँ ज्यादा ठोस, अगर बहुत सब ज्यादा सफर हो रहा है तो अगर लिंगरिंग हो रही है, मतलब अगर सफरिंग बहुत कंटिन्यू है, जैसे 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 ये थिनिंग वाली जो प्रोसेस है, थिनिंग का मतलब ये है कि अगर ईगो थिन हो गया है तो सफरिंग पैदा होगी और वो बहुत जल्दी डिसिपेट भी हो जाएगी, क्योंकि फिर वो वो थिन कंप्लेन हो भी गया ज्यादा है। दिन नहीं करेगा ना, अगर हाँ, कोई वो है। कंप्लेन नहीं करे। अभी एक वेब